अहमद अहमदाबाद गुजरात से हैं और इन्होंने नेमाटोड पे विशेष कार्य इनका चल रहा है और किया है। लेकिन इनकी सूचना मिली है कि उन्हें किसी आवश्यक कार्य हेतु एक फ्लाइट से जाना पड़ रहा है। तो वो अभी तकरीबन साढ़े 7 या 8 के बीच उपस्थित होंगे। तब तक आदरणीय सभी सदस्यों से निवेदन है और आदरणीय भाई साहब से निवेदन है कि हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएँ और चर्चा जो अपना जन आंदोलन है, जैविक खेती का, स्वस्थ रहने का, इस माध्यम से आगे बढ़े। तो अगर बीच में हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित होते हैं, तो फिर हम उनका स्वागत करेंगे, वरना फिर अपने कार्य को आगे गति देते रहेंगे। जी, आदरणीय। जी, आपको चीफ गेस्ट महोदय के बारे में सूचना देने के लिए आदरणीय दिनेश जी धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में ऐसे महान विभूतियों को चीफ गेस्ट के रूप में ला रहे हैं। उनको सबको सुनने का, उनका सबका अनुभव प्राप्त करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप कहीं हमारे जो देश के कोने कोने से पद्मश्री और लाते हैं। हमारे माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी कहाँ से एक गांव के कोने से, एक गरीब परिवार से किसी व्यक्ति को लाते हैं, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को लाते हैं। हमारी जैसे छत्तीसगढ़ की वो बहन थी जिन्होंने एक धोती के दो दो तीन तीन टुकड़े करके पहन करके अपने जीवन यापन किया है, जिन्होंने चावल मांग मांग करके एक एक माचिस की डिब्बी और गांव में इकट्ठे किए हैं। लोगों ने ताले लगा लिए, लोगों ने फाटक बंद कर लिए और उनको दर दर भटक के बकरी चराई, मजदूरी की, गाय चराई और इस प्रकार से संघर्ष करते करते जो अपने जीवन में अपने बच्चों को साथ ले जा करके हताश होकर के और जो सुसाइड करने की भी सोचा हो जिसने अपने जीवन से तंग आकर के, लेकिन उन्होंने संघर्ष की और जग की और वो संघर्ष किया कि आज पद्मश्री से पुरस्कृत होकर के लाखों बहनों के साथ अपना महासंघ संघ बना करके और छत्तीसगढ़ में अपनी अलग जगा रही हैं। ऐसी वीरांगना बहनें भी हमारे युवा कार्यक्रम में आई हैं। हमारे युवा कार्यक्रम में चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे वैज्ञानिक हो, और यहाँ तक परम पूज्य सिद्धि आचार्य जी का भी आशीर्वाद इसमें प्राप्त हुआ है। आदरणीय हमारे इस युगार कार्यक्रम के जो संरक्षक हैं, जो मार्गदर्शक हैं, आदरणीय पवन कुमार जी, उनके सफल मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व से यह कार्यक्रम लगातार आज 662 दिन पूर्ण कर चुका है। मेरा आज इच्छा है कि मैं एक प्रार्थना के साथ फिर अपना जो हमारी जैविक क्रांति, जैविक खेती जन आंदोलन का जो हमारा विषय कुछ भाई बहनों का सुझाव रह गए थे उसको हम पूरे करते हैं। तब तक हमारा एक प्रार्थना कि अगर अनुमति हो तो मैं प्रस्तुत करूं और फिर अपनी बात रखते हैं, सुझाव लेते हैं सदन से। ये प्रार्थना मैं सुना दूं। आदि दिनेश जी। जी, आदरणीय, बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, हर बुराई से बचते रहे हम,
जितनी भी दे भली जिंदगी दे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो न, बैर हो न किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो न, बैर हो न किसी से किसी का, भावना मन में बदले की हो न, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो न, हम न हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया है क्या हमने, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमने सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही जन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सभी को सादर प्रणाम। ये प्रार्थना प्रभु से हम करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हमसे कोई भूल हो ना, और हम सब निरंतर ये व्यवहार कार्यक्रम परिवार आगे बढ़ता जाए। अब हम जैविक खेती जन आंदोलन कैसे बने, इस पर लगातार चर्चा चल रही थी, जिसमें हमारे आदरणीय विभिन्न वक्ताओं ने हमें मार्गदर्शन दिया था। अब हम उस कड़ी में आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय मुकेश मालवीय जी, अभी जुड़े हुए हैं। मुकेश मालवीय जी, आप जो है बाद में क्यू क्लास के बाद रिमूव हो जाते हैं, तो मैं आप चाहूंगा। कर लें। जी जी, धन्यवाद। अब आगे हम आदरणीय ओमकार नाथ जी सदन में जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना सुझाव दें कि हम अपनी जैविक खेती के इस अभियान को जन आंदोलन का रूप कैसे दे सकते हैं। हमारे पूर्व में हमने जो है अपने भाइयों से सुझाव लिए थे, जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय विनय कुमार जी, आदरणीय सैयद वर्मा जी, दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय पवन सर जी से भी सुझाव ले चुके हैं। अब हम चाहेंगे कि आप अपना सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय ओंकार नाथ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो झारखंड तक, तो आप जरूर अनम्यूट करके और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। शायद ओंकार नाथ जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उनका मार्गदर्शन सदन में प्राप्त हो, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अनम्यूट कर लें और सदन को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, आदरणीय ठाकुरदास जी, हिमाचल प्रदेश से, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही सर। हाँ, शायद इन लोगों तक नहीं पहुंच रही है। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, जी ठाकुरदास जी तक पहुंच गई है। हेलो जी जी ठाकुरदास जी, ओम। मैं नहा रहा हूँ जी अभी। अच्छा अच्छा, चलिए बाद में देख लेते हैं। चलिए, आप कोई बात नहीं, आप वो कर लीजिए, फिर इसके बाद आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
उमाशंकर प्रसाद जी बिहार से। जी। रंजना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? महाराष्ट्र से। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, मध्य प्रदेश। जी भाई साहब, वो हाँ, आप रंजना जी, आप तक ये जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन के रूप में कैसा दे सकते हैं? आपका सुझाव आप प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आप अपना मार्गदर्शन दें, सुझाव दें कि हम कैसे इसको आगे जन आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को ले जा सकते हैं। जी सदन में सभी को और आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही। बहुत बहुत अभिनंदन हम योग शिक्षिका का करते हैं। और ये हमारा जन आंदोलन जैविक खेती का, तो इस पर मेरा तो यही सुझाव बनता है कि जैसे जैसे कि योग के साथ जैसे योग का प्रचार हो रहा है, वैसे ही हमें जगह जगह पर जैविक खेती का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे योग सिखाने जाते हैं कहीं पर योग शिक्षिकाएं, तो उन्होंने भी जहाँ कहीं पर जाए तो फिर वही जैविक खेती की आहार के बारे में, हमें कैसे आहार लेना चाहिए इसके बारे में जनवार्ता करनी चाहिए। और जहाँ कहीं ग्रामीण भाग में शाम को कभी बैठते हैं लोग रात में, तो फिर वहीं पर भी थोड़ा विस्तारित रूप से अगर रोज चर्चा हो जाए, अगर ग्राम पंचायत में भी ये रोज कुछ ना कुछ इस पर वार्तालाप हो, तो ये जन आंदोलन हो सकता है। और कुछ बचत गट की महिलाएं जो भी कार्य करती है, उनको भी अगर हमारे ये एक आधी महिला योग शिक्षिका है और उनको ये किचन गार्डनिंग के बारे में और ऐसे हम जैविक खेती के बारे में, आहार के बारे में अगर उनको भी हम प्रचार करें, तो फिर ये भी एक हो सकता है। तो ऐसे ही और फिर फेसबुक पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा, एक हमारा फेसबुक पर ग्रुप होना चाहिए और सभी को उसको फॉलो करना चाहिए और वहाँ पर सबके जो भी वीडियोज़ है वो शेयर करना चाहिए, तो ये भी एक जन आंदोलन हो सकता है। जी, ओम। बहुत सुंदर आपने सुझाव दिए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं रंजना जी। और एक भाई साहब, एक जैविक गीत मैंने सादर किया है, अगर प्रस्तुत आपकी इच्छा हो तो मैं प्रस्तुत कर सकती सुना दीजिए, स्वागत है। हूँ। जी, ओम। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उगाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जिस धरती पर जन्म लिया है, जिस धरती पर जन्म लिया है, जिसने हमें संवारा। जिस धरती पर जन्म लिया है, जिसने हमें संवारा। जहर खोल हमने मिट्टी में कैसा कर्ज उतारा। जहर खोल हमने मिट्टी में कैसा कर्ज उतारा। रासायनिक कीटनाशक ने अपनी उपज भरमार है। यह कुछ नहीं हो भाई, बस ये मौत का व्यापार है। यह कुछ नहीं हो भाई, बस यह मौत का व्यापार है।
ऐसे फसल का मोल ही क्या जीवन अनमोल गवाए। ऐसे फसल का मोल ही क्या जीवन अनमोल गवाए। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। हो अपना उद्देश्य यही, हो अपना उद्देश्य यही, स्वस्थ समाज बनाएंगे। हो अपना उद्देश्य यही, स्वस्थ समाज बनाएंगे। शाश्वत योगी खेती की क्रांति जग में लाएंगे। शाश्वत यौगिक क्रांति खेती की क्रांति जग में लाएंगे। किसान है वरदान है इसकी, किसान है वरदान है इसकी, जगत की शान है। प्रकृति की सेवा ही हम सबकी पहचान है। प्रकृति की सेवा ही हम सबकी पहचान है। हो लक्ष्य हमारा एक ही, हो लक्ष्य हमारा एक ही, घर घर में खुशियां लाएंगे। हो लक्ष्य हमारा एक ही, घर घर में खुशियां लाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान जय ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत बनाया आपने रंजना जी, आपको बहुत बहुत शादीवाद। इस प्रकार का ये गीत जो है बहुत सुंदर, और इसी प्रकार के गीत हम सबको रचना करना है। जी ठाकुरदास जी का इशारा हो रहा है। चलिए, आपने जो आज मार्गदर्शन दिया है गीत के माध्यम से, और अभी अपने संबोधन में आपने कहा है कि गांव में हमको जो जहाँ योग की क्लास लगती है वहाँ जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की चर्चा हो, किसानों से चर्चा हो, गांव में चर्चा हो। और आपने जो कहा है कि महिला हमारी बहनों को किचन गार्डन की अवश्य बात करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, और योगाहार कार्यक्रम का एक ग्रुप बनाना चाहिए, फेसबुक का पेज बनना चाहिए, उस पेज को सभी लोग लाइक करें। यूट्यूब पर PFSP कैपिटल अक्षर में आप लोग सब लोग नोट कर लें। PFSP यूट्यूब पर चैनल पर हमारा योगाहार कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग उस पर सभी दिनों की डली हुई है। आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक भेजें और सुने, और अपने किसान भाइयों को अधिक से अधिक सुनाएं ताकि वह उसको सुन सकें, उसका लाभ ले सकें, और पेज भी बन जाना चाहिए। ये आपका आज रंजना जी का जो सुझाव है उसका स्वागत करते हैं। मैं अगले सुझाव के जैविक खेती जन आंदोलन कैसे बने, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं। अगर इस बीच में अगर कोई अपना सुझाव कुछ देना चाहता है तो हैंड रीच करके अपना सुझाव दे सकते हैं। रमेश चंद मेहरा जी अनम्यूट हो गए थे। आइए रमेश चंद मेहरा जी, अपना सुझाव देने का कष्ट करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही। जन आंदोलन की जो हम बात कर रहे हैं, और बहुत सारे महानुभावों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जन आंदोलन को हम किस तरह से, अभी जो जैसे कि रंजना जी ने ये गीत गाया, इसी तरह से लोकगीत भी होते हैं। तो जो लोग लोकगीत गा सकते हैं, जो इस तरह के लोकगीत के तर्ज पर भी कुछ गीत बनाए जाएं, और ये गीत जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है या जहां पर प्रशिक्षण होते हैं, जो आजीविका मिशन के लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में भी ये बात डाली जाए
क्योंकि आजीविका मिशन जो काम कर रही है वो इसी तरह के काम कर रही, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की, और उनके माध्यम से बहुत सारे जो ग्रुप बने हैं। ये बात जब महिलाओं के बीच पहुंचेगी तो निश्चित रूप से वो उस पर अमल करेंगी, क्योंकि वो अपने पुत्रों को, पतियों को और परिवार को बहुत ज्यादा चाहती। वो नहीं चाहेंगी कि किसी तरह से ये बीमारी उनके घर में आए। जिस तरह से आदरणीय डॉक्टर दुबे जी ने कहा था कि हमें इनके इसके जो रासायनिक खेती हो रही है, जिसमें कीटनाशक का उपयोग हो रहा, इसके दुष्प्रभावों को भी जो है उजागर करनी चाहिए। जो उन्होंने पहले जो अपना एक बनाया था बहुत पहले, जब शुरुआत में ही, कि भाई क्या उसके नुकसान है, उस तरह के उनको जो है प्रचारित किया जाए और उन्हें उन पर चर्चा की जाए। तो निश्चित, जैसे कल ही आदरणीय वर्मा जी के यहाँ 30 बहनों का प्रशिक्षण था। इन प्रशिक्षणों में भी इस तरह की बात की जाए कि नहीं भाई, इस पर भी कुछ चर्चा हो। वो अपने अपने उद्देश्य लेकर के आते हैं, पर इसको भी उसमें जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और आई थी कि हमको मॉडल स्थापित करने होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब तक मॉडल नहीं बनेंगे तब तक लोग वहां पर कोई भी चीज जो है वो उसको देखने के लिए आएंगे तो निश्चित उससे प्रभावित होंगे। तो ये भी एक प्रयास हो जिस तरह भी कि किसी तरह से मॉडल बनाया। जैसे आप देखेंगे कि आदरणीय वर्मा जी के यहाँ जो है बहुत दूर दूर से लोग, उन्होंने एक साइलेज पे काम किया तो लोग आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे भी जो प्रशिक्षक है वो एक एक मॉडल जैसे भी हो बना लें तो लोग उनके वहां पर आएंगे। और उस मॉडल में हमने अभी तक बहुत सारे, मतलब लगभग मैंने पिछले दिनों ये देखा कि 8 तरह की पद्धति हमारे योगाहार के माध्यम से आई है। तो ये जो 8 तरह की पद्धति में कहीं टेंड्रम पद्धति है, कहीं ट्राइकोडर्मा की बात हुई है, तो कहीं पर टीसीबीटी की बात हुई है, तो सुभाष पालेकर जी की बात हुई है। इनके भी जो ऐसे लोग हैं जो 2-2, 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, यदि ऐसे किसान चिन्हित हो जाए और उनसे चर्चा हो तो हमको प्रत्येक पद्धति, क्योंकि जो व्यक्ति उस पद्धति पे कर रहा है तो वो निश्चित रूप से उसके अनुभव है, तो ऐसे लोगों को भी हम अपने इस ग्रुप में जोड़ें और वो मॉडल के रूप में आ जाए तो निश्चित रूप से इसका बहुत प्रचार प्रसार होगा। और पूरे देश में, चाहे देखिए हम सीबीआर पद्धति के लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और सुभाष पालेकर जी के उस पर भी काम कर रहे हैं और बेलजी जी के उस पर भी काम कर रहे हैं। कल हमने ये भी देखा कि जो आसिफ अली जी हैं, उनके पद्धति पर भी लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें और ऐसे किसानों को चिन्हित करें जिनके लगभग अनुभव 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ फायदा हो सकता है। जी ओम, सदन को नमन। बहुत सुंदर सुझाव आदरणीय रविशंकर मेहरा जी आपने दिया है कि हमें प्राकृतिक जैविक खेती के प्रेरणा स्रोत लोकगीत का निर्माण होना चाहिए, जैसा आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे ने गीत बनाया था। और बीच बीच में ऐसे गीतों का ऐसे ग्रुपों में पहुंचाया जाए, ऐसे संगठनों में दिया जाए, ताकि उसमें वो उसके माध्यम से जन जन तक यह जैविक खेती की क्रांति पहुंचे। आपने जो महिलाओं की आजीविका मिशन की महिलाओं के ग्रुप में ये लोकगीत और ये गीत किसान संघों के बीच में आपने भेजने कहा है, आपको बहुत बहुत शायद आपका सुझाव अच्छा है। विभिन्न पद्धतियों से जो प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं सभी का स्वागत है। सभी किसान भाई इससे प्रेरणा लें और हम योगाहार कार्यक्रम में जोड़ने की जो आपने बात कही है, योगाहार कार्यक्रम में हम सब लोग रोज अपील करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि आप अपने साथियों को इस योगाहार कार्यक्रम में जोड़ें। और जैसा कि दिनेश जी का रोज प्रयास रहता है, रोज दिनेश जी कहीं ना कहीं एक एक नए व्यक्ति को लाते हैं। इस प्रकार से हम सब की भी जिम्मेवारी है, हम सब लोग भी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, अगर एक एक व्यक्ति को अगर हम जोड़ते हैं तो निश्चित है हमारे युवा कार्यक्रम में और उनका भी हमें अनुभव मिलेगा। एक और मैं विशेष
आपको सूचना देना चाहता हूं। और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे दैनिक व्यवहार कार्य के लिए, हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के लिए, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। हमारे राजेश सिंह ठाकुर, ग्राम बगलवाड़ा, तहसील बाडी, जिला रायसेन का जो खेती कर रहे हैं, जब से इन्होंने पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम में प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेकर के इन्होंने जैविक खेती करना शुरू की। जब इन्होंने जैविक खेती की, जैविक खेती को प्राकृतिक खेती में इन्होंने परिवर्तित किया और आज उनकी जो फसल गेहूं खड़ा हुआ है, अभी उन्होंने इसके पहले चना लिया था, चना का उत्पादन इनका बहुत अच्छा हुआ था। अब बिना केमिकल के इन्होंने प्राकृतिक पद्धति से जो खेती की है, उसको वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी 1 एकड़ में 25 क्विंटल का उत्पादन होने वाला है। और बोले जैसे ही हमारी फसल कट जाएगी और हम सदन को बताएंगे, तो ये हमारे दैनिक व्यवहार कार्यक्रम और पतंजलि के लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार है कि बिना किसी केमिकल के और प्राकृतिक खेती का जो किसान हमारे कह रहे हैं कि उत्पादन कम होता है, उत्पादन कैसे भरपूर हो, ऐसा अनुभव हमारे राजेश भाई जी कर रहे हैं। हमारे जो उनका मां रेवांचल जैविक कृषक समूह जो दिव्य युग मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है और प्रमाणित किया गया है, वो उनके वो ग्रुप लीडर हैं। तो ये आज का कल हमारा जो संवाद हुआ था, उन्होंने कहा है कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक खेती ढंग से नहीं की जा रही है, जिससे उत्पादन कम होता है। जब हम बदलते हैं जमीन को, जैसा हमारे आदरणीय पवन सर जी ने कहा था कि मिट्टी परीक्षण बहुत जरूरी है, मिट्टी परीक्षण हो, उसमें हमारे क्या किस तत्व की कमी है उसकी पूर्ति किया जाए, उस तत्व की कैसे पूर्ति की जाएगी वह हमें प्रयोग करना चाहिए। अब हमें बुखार चढ़ा है और हम खांसी की दवाई देते रहें, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, बुखार की दवाई देते रहें, तो उससे ठीक होने वाला नहीं है। मिट्टी बीमार हो गई हमारी धरती माता को, इसके लिए भी हम राजेश जी से हमने कहा था कि आप जो है ये अपने दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को अपना अनुभव शेयर करें। बोले अभी रुक जाइए, जैसे ही हमारी गेहूं निकलता है तो बाकायदा हम मात्रा बताएंगे और अपनी प्रक्रिया बताएंगे, तो किसान लाभ ले सकते हैं। और ये समाचार इसलिए था कि कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं, किसान कहते हैं कि उपज कम होती है प्राकृतिक जैविक खेती में, तो मुझे ध्यान आया तो मैंने आप लोगों को बताया। हमारे बीच में आदरणीय दिग्पाल जी साहब उपस्थित हैं, मैं उनको सम्मान आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे इस जैविक खेती को जन आंदोलन कैसे बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की हार्दिक इच्छा रहती है कि हमारा ये जन आंदोलन बने जैविक खेती और पूरा देश जैविक खेती करने लगे। इसका में आपका क्या सुझाव है? आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपने सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय और सदन को प्रणाम। ओम। आज योगाहार मंच जिस प्रकार से हम 700वें दिन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अनोखा और बहुत ही अनुभूति का विषय है, क्योंकि कोई भी मंच और किसी भी विषय पर इतने दिनों तक और इतने लोगों का इकट्ठा होना असंभव होता है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है योगाहार मंच की। और जिस तरीके से जैविक खेती में और जहर को खेती से समाप्त करने की बात हो रही है, निश्चित तौर पे योगाहार मंच का और देश के जो अनेक किसान भाई हैं, वैज्ञानिक हैं, जो लोग इस तरफ कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे एक दिन हम इसको साकार करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक योजनाएं चलाई हुई है कि अब जैविक खेती, मोटा चावल किस प्रकार से इसका उत्पादन करें और अपने देश में उन्नति और प्रगति की ओर हम कैसे बढ़ें। मैं जैविक खेती पे न कहते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है कविता के रूप में। अगर मेरे मित्र दिनेश जी और आदरणीय मुनीलाल जी अगर मुझे परमिशन दें तो मैं यहाँ पर इसे कहना चाहूँगा। सर स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद। ये जो कविता है ये भी प्रकृति के इर्द गिर्द है और कुछ ही लाइनें हैं, मैं इनको आपको सुनाता हूँ। आज संभल गए तो कल संवर जाएगा, नहीं संभले तो कल बर्बाद हो जाएगा। यदि अनुशासन का अनुपालन नहीं करोगे, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेशा दे जाओगे। प्रकृति का हो न दुहन, हरे भरे रहे वन,
कहीं ऐसा ना हो कल खतरे में पड़ जाए जीवन। बहती रहे स्वच्छ रहे गंगा की अमृत धारा, बिसना घोलो इसमें कोई जीवन जीने का है सहारा। गांव गांव शहर शहर स्वच्छता का रखो ध्यान, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति का बढ़ाओ मान। आयुर्वेद और योग करो तन भी सुखी और मन भी सुखी, सारे जग में खुशहाली कहीं कोई हो न दुखी। हिमालय से है सबका जीवन राष्ट्र के लिए अभयदान, हवा पानी देता आया शिव का है ये पावन धाम। सदियों से है खड़ा रक्षा कवच बन के अड़ा, इसकी रक्षा करना है कर्तव्य हमारा। और इसी के साथ एक छोटा सा मुक्तक है, मैं ये भी आपको सुनाना चाहूंगा। श्वास के गीत को श्वास गुन ले अगर, आंख की टीप से अश्रु चू ले अगर, प्रेम का पूर्णतम वाद हो जाएगा। मौन ने जो कहा मौन सुन ले अगर, देह से आत्मा तक संवारा नहीं आज तक, यूं किसी ने दुलारा नहीं। क्यों न आऊं तुम्हारे बुलाने से मैं, इस तरह से किसी ने पुकारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के बहुत साथ बहुत अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। बहुत सुंदर आदरणीय भ्राता जी, आपने गीत के माध्यम से हमारी धरती माता के लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया। मैं ठाकुर दास जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो जी आए। आदरणीय ठाकुर दास जी आए, उनसे पहले सदन से निवेदन कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनके दर्शन हो रहे हैं और उन्होंने ज्वाइन कर दिया है। तो आदरणीय भाई साहब से जी से निवेदन है कि उनको हम क्या बुला लें? अरे स्वागत है सब। हमारे चीफ गेस्ट महोदय अगर पदार्पण हो गया है तो उनको ससम्मान परिचय के साथ आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी स्वागत करने जी का कष्ट करें। जी आदरणीय आदरणीय मेहुल मकानी जी अहमदाबाद गुजरात से हैं और आपका नेमोटोड पे बहुत ही अच्छा सुंदर कार्य चल रहा है। असल में खेती किसानी में नेमोटोड प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है और उसको हम कैसे उससे निजात पाएं, कैसे इससे उभरें, इस पर आदरणीय मेहुल जी का आज का कार्यक्रम है। अभी आप किसी अकस्मात कार्य से आप जा रहे थे, संभवतः आप एयरपोर्ट के आसपास कहीं पे होंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ज्वाइन किया थैंक है यू थैंक यू थैंक और यू। आपका बहुत साथ में आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जी के माध्यम से मिला। उन्होंने आपका हमें परिचय दिया, मोबाइल नंबर दिया, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये बात रखिए कि कैसे नेमाटोड का प्रबंध हम करें और आप उस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं इस मंच पर। जी आदरणीय। आप सभी को नमस्कार और सब लोगों को, सब भाइयों को सॉरी कि थोड़ा मैं लेट हो गया। और जो भी अपना टाइम है उसे क्या होता है कि वो होता है ना कि अपॉइंटमेंट विथ गॉड होती है, तो हम उस टाइम प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट विथ पतंजलि था, तो उस टाइम अगर नहीं पहुंचा तो जरूरी है कि भगवान से माफी मांगते हैं, ऐसे आप लोग ऐसे मांग रहा हूँ। तो और वैसे एज अ फार्मर मैं ऐसा मानता हूँ कि किसानी एक ऐसा कैटेगरी है कि पोर्टफोलियो है जो भगवान को रोज फील करता है, क्योंकि वो रोज ग्रोथ देखता है। किसी को लाइव उगते हुए दिखता है तो उसको भगवान के लाइव दर्शन होते हैं। तो हम सब उसमें से भाग्यशाली में से, कोई केमिकल फैक्ट्री वाला ये चीज को फील नहीं कर सकता। तो खेती करते हैं तो हम सबको पता है कि हम लोग चाहते हैं कि केमिकल उसमें यूज ना हो, फर्टिलाइजर केमिकल यूज ना हो, और एक हमको हेल्दी अच्छी फसल मिले। तो हम लोग वैसे अभी इंडिया के अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों का ये धान वगैरह में काम कम है, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मेन है। तो जितना रिस्की क्रॉप करेंगे उतना रिस्क भी ज्यादा होता है, आप सबको वो पता है। तो हमको काफी सालों से
निमेटोड का एक प्रॉब्लम धीरे धीरे इमर्जिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा था। और पर्टिकुलरली वेजिटेबल में तो बहुत ज्यादा लग रहा था। फिर फ्रूट में भी इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हम सबको पता है कि कलम आया, कलम की वजह से उसके रूट स्टॉक अलग जगह से आते हैं, तो रूट स्टॉक कहीं से आ रहे हैं, उसने पूरे इंडिया में निमेटोड को धीरे धीरे फैलाया। फिर किसानों ने अपने हिसाब से कुछ बायोलॉजिकल ट्रायल किए, गेंदा लगाया इंटरक्रॉप में, उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल लिया। लेकिन हम सबको जैसे पता है कि गेंदा में भी दो तरह के गेंदा है निमेटोड के लिए, कि जो देसी गेंदा लगाते हैं तो वो निमेटोड का रिजल्ट अच्छा मिलता है, लेकिन आजकल वो भी हाइब्रिड हो गया है मार्केट में। तो वो भी एक नहीं बोल सकते कि भाई आप निमेटोड लगा दो और आपका निमेटोड कंट्रोल हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि एक चीज खाली कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसके पीछे आधा ही रह जाता है, ऐसा हो गया है मार्केट अभी। तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे थे काफी टाइम से, कि जिससे एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी हो और केमिकल में भी ना जाना पड़े किसानों को, क्योंकि केमिकल महंगे महंगे मिल भी रहे हैं तो भी उसका इतना रिजल्ट नहीं है निमेटोड में। तो पर्टिकुलर निमेटोड में हम लोगों ने फिर एक लैब बनाई, क्योंकि हम लोगों का फार्मिंग पूरे इंडिया में करीबन अप्रोक्स 2000 एकड़ के आजू बाजू है, गुजरात में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में और राजस्थान में। तो इस वजह से हम लोगों को अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग समस्याएं थी, लेकिन निमेटोड की समस्या कॉमन है, सब जगह पे है। तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया, पर्टिकुलर निमेटोड को हमने स्टडी किया कि भाई निमेटोड को पर्टिकुलर किस चीज से प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि निमेटोड को प्रिवेंटिव में कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। कुछ लोगों ने हमको काफी टाइम से नीम केक के ऊपर भी ट्रायल किया कि नीम की प्रोडक्ट जितनी बढ़ाओगे उतना अच्छा है, लेकिन नीम की प्रोडक्ट में भी हम लोगों ने एक फील किया कि और हमारा स्केल इतना बड़ा है ना कि अगर हम लोग नीम को काट के जमीन में यूज करना चालू करें ना, तो आजू बाजू के नीम के पेड़ पौधे तो हम लोग ही साफ कर दे पूरे। तो फिर हमको वो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं लगा, क्योंकि जहाँ पे 200 एकड़ का फार्म है वहां पे मैं नीम के पेड़ पौधों का उसका जो पत्तियां है उसमें से कुछ बना के करूंगा तो वो जंगल है मैं साफ कर दूंगा पूरा। तो वो मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगा कि झाड़ को मैं रोज उठ के सब टीम को ये बताऊं कि पेड़ पौधों को काटो, उसमें से एक्सट्रैक्ट बनाओ और उसको यूज करो। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ऐसा सोचा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि जो हमारे कंट्रोल में ही हम लोग ही बना सके उसको। और फिर मुझे ऐसा लगा कि आने वाले टाइम में जो भी प्रोडक्ट मार्केट में मिल रही है वो प्रोडक्ट किसान खुद नहीं बनाएगा ना, तब तक वो सस्टेनेबल फार्मिंग नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन एग्री इनपुट में लगभग 2 गुना 3 गुना रेट हो गया है। तो इस वजह से हमको ये चीज में मजबूर हुआ कि एक प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। तो हमने एक ऐसा कॉपर सॉल्यूशन बनाया कि जिससे हमने ट्रायल लिया और सबसे पहले हमने कुकुम्बर में लिया, मस्क मेलन में लिया, टोमेटो में लिया और कैप्सिकम में लिया। पहले हमको ये 4 वेजिटेबल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसमें हमको रिजल्ट थोड़ा दिखा। फिर हमने डोज में चेंज किया, फिर हमने देखा कि फ्रूट में, अमरूद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है निमेटोड का हमारे छत्तीसगढ़ वाले फार्म में, और छत्तीसगढ़ पूरे स्टेट में निमेटोड का प्रॉब्लम बहुत है छत्तीसगढ़ में। तो हमने ये प्रोडक्ट को फिर वहां पे भी ट्रायल लिया। तो कॉपर क्या करता है कि कॉपर निमेटोड को टच करते ही उसकी जो हार्मफुल निमेटोड भी जमीन में दो तरह के, अच्छे निमेटोड भी है जो जमीन में एयर सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करते हैं, कि जमीन को वो क्या बोलते हैं थोड़ी स्मूथ रखते हैं। लेकिन जो हार्मफुल निमेटोड है वो कैंसर की तरह काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने कॉपर को इंट्रोड्यूस करने से, कॉपर क्या करता है, निमेटोड के अंदर घुस के निमेटोड को फाड़ देता है। तो निमेटोड जो हार्मफुल निमेटोड है वो फट जाता है अंदर से, तो उसकी स्किन बर्न हो जाती है, फिर वो खुद फट जाता है। इस वजह से क्या है कि उसका रिजल्ट हमको मिला। अब केमिकल कंटेंट में क्या होता है कि रूट को ही जहरीला बना देता है केमिकल। तो रूट खुद जहरीला है तो निमेटोड उसको चूसने जाएगा, तो चूसते समय वो दवाई को चूसेगा तो खुद मरेगा। उस तरह का उसका मैकेनिज्म है। जबकि हमारा मैकेनिज्म है कि निमेटोड को ही पर्टिकुलर टारगेट हो ऐसा, क्योंकि कॉपर पौधे के लिए अच्छा है, कॉपर जैसे जमीन में जा रहा है। और हमको सबसे अच्छा रिजल्ट इसमें कैसे मिला कि जहां जहां पे भी हमने ये ट्रायल किया ना, वो प्लांट की जो डार्कनेस, उसका जो क्लोरोफिल कंटेंट, वो प्लांट की ग्रीनरी, वो बाकी जहां पे ट्रायल नहीं किया ना उससे अच्छी थी, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सेस कॉपर गया जमीन में।
तो वो प्लांट को भी बेनिफिशियल रहा कॉपर। तो इस वजह से सिंथेटिस जो फोटोसिंथेसिस है वो भी प्लांट का बढ़ गया। अब वो बढ़ा इसलिए प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। तो ये प्रोडक्ट से फायदा दो हुआ, एक तो निमेटोड भी गया और प्लांट ने प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई। एक हमारा अंदाज है कि कुछ 15 to 20% प्रोडक्शन भी हमारा ये निमेटोड वाली प्रोडक्ट यूज करने से बढ़ा। निमेटोड तो मरा, वो तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। तो मैं फिर सोच रहा था कि हम तो एज अ फार्मर इतना कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आने वाले टाइम में हम लोगों को कॉमर्शियल करने का कोई प्लान अभी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे किसानों को प्रॉब्लम है जहां पे, उसको हम लोग अभी दे रहे हैं ऐसे ही कि आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप प्रोडक्ट मेरे से लीजिए, आप अपने फील्ड में ट्राई कीजिए, मैं आपको ऐसे ही बना के ट्रायल के लिए दे रहा हूँ। तो सब लोग अलग अलग फील्ड पे ट्रायल कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये प्रोडक्ट हमारा जर्मनी और इटली, ये दोनों जगह पे भी, वहां पे भी निमेटोड का प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी फील्ड ट्रायल के लिए भेजा हुआ है। तो वैसे ही जैसे ही आपको ये एक चीज और बताता हूँ, जैसे ही हमने बाहर की कंट्री में ये प्रोडक्ट भेजा ना, तो हम लोग बायर की नजर में आ गए। बायर एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप सबको पता होगा। तो बायर को पता चला कि इन लोगों ने ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया है, तो ये बड़ी कंपनी है, तो क्या है कि आप सबको पता है कि वो चाहती है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि जिससे उसको कैसे मुनाफा हो, वो लोग कैसे कमा सके इसमें। तो फिर उन लोगों ने तो डायरेक्ट हमको ये प्रोडक्ट सैंपलिंग के लिए मंगवा लिया। लेकिन हमको बायर के साथ जुड़ने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि हमको पहले हमारे किसान के फील्ड में प्रोडक्टिविटी बढ़े और ये निमेटोड का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो, उसके लिए ही ये प्रोडक्ट मेनली बनाया गया है। ट्रायल लेने के पीछे का हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है कि एक ही प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि हर एक क्रॉप के ऊपर सेम रिजल्ट दे। तो इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि अलग अलग क्रॉप पे, अलग अलग लोकेशन से क्या होता है कि अलग अलग वेदर होता है वहां का, अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, और उससे पता चलता है कि हर एक प्रकार के सोइल और वेदर कंडीशन में ये कैसा रिस्पॉन्स करेगा। तो फिर हम लोग क्या है कि पूरे इंडिया, क्योंकि अपना इंडिया एक ऐसा है ना, वहाँ पे सब तरह के वेदर है, ऊपर से लेकर नीचे तक वेदर चेंज हो जाता था। बारिश भी अलग है, टेम्परेचर अलग है, सैंड का जो टाइप ऑफ सैंड है, सोइल है, वो अलग है। तो इस वजह से अलग अलग फील्ड में हम लोग दे रहे हैं अभी। अपने देश से बाहर हम लोग भेज रहे हैं, उसके पीछे का पर्पज ये है कि हम लोगों के कुछ फार्म, जैसे हम लोगों के चेरी के और एप्पल के फार्म आउट ऑफ इंडिया में भी है। तो हम लोग आने वाले टाइम में वहां पे क्या हम लोगों का कुछ नेटवर्क है, तो इस वजह से वहां पे भी ट्रायल करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वो होता है ना कि मेक इन इंडिया तो हो गया, हम यहाँ पे बना के वहां भेजेंगे। तो बाहर की कंपनियों का नॉर्मली कोई भी अच्छी जो प्रोडक्ट है, महंगी प्रोडक्ट है, इंडिया में आती है, लेकिन हम लोग यहाँ बना के उसको देंगे ना, तो उसमें ही क्या बोलते हैं, अपना देश का मेड इन भारत बनेगा। तो अगर कोई किसान को निमेटोड का प्रॉब्लम हो और उन लोगों ने कोई और अच्छा इससे भी कोई ट्रायल लिया हो कि जिससे वो और अच्छा रिजल्ट मिला हो, तो वो भी मुझे इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इससे सॉल्यूशन चाहिए अपने को इसका। कोई ऐसा है जिसने निमेटोड के ऊपर पर्टिकुलर कोई क्रॉप पे कोई प्रोडक्ट का ट्रायल लिया हो? दिनेश जी। जी, आदरणीय आदित्य सिन्हा जी का हैंड रेज है, तो आदरणीय सिन्हा जी से निवेदन है कि वो वार्ता करें आदरणीय मेहुल जी से। जी नमस्कार मेहुल जी, सदन को भी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा छोटा सा सवाल है, मैं संतरा मौसम्बी नागपुर से आता हूँ और ओके। हमारे संतरा मौसम्बी के सेगमेंट में भी, नींबू के सेगमेंट में भी काफी सारा प्रॉब्लम आ रहा है हम्म। और इस संबंध में मुझे आपसे मदद चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ अभी जी, हाँ जी। कर रहा हूँ बट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट ऐसा ऑथेंटिक एकदम प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब एक बाजू के प्लॉट में रिजल्ट मिल जाता है और उसके नेक्स्ट धूरा बंदी क्रॉस करके मैं यदि काम कर रहा हूं तो वहां मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। एक ही एरिया है, एक ही खेत है, लेकिन वो रिजल्ट ओके। नहीं दे। दोनों की सॉइल के टाइप में कुछ फर्क है क्या? एक का वाटर होल्डिंग थोड़ी सी ज्यादा है, पूरा वहां से गांव का पानी निकलता है एक एक के खेत में से, उस जगह पे मुझे हाँ, वहां पे रिजल्ट आपको कम मिलता है। जी हाँ। ओके। हाँ, तो यही रीजन हो सकता है कि सॉइल का टाइप अलग है इस वजह से। लेकिन आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो निमेटोड के लिए अभी पर्टिकुलर जहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है?
मैं अभी कर रहा हूँ, बट मैं अभी कैसे कहूँ कि हाँ 100% ठीक हो गया वो। अभी ये हाँ। क्रॉप में ले लेता हूँ। ये अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, ये फ्रूटिंग का, अभी फ्लावरिंग चल रहा है, क्योंकि पूरा प्लांट अभी फ्लावरिंग पर है। अभी अनदर 4 महीने 6 महीने हमें लगेंगे, उसके बाद हमें रिजल्ट पता चलेगा। ओके। तो मैं अभी ऑन द वे ही हूँ, हाफ वे कह सकते हैं अभी। सो मुझे आपसे मदद चाहिए था, इसलिए मैंने अपना हैंड रेज किया है। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे का मदद करने के लिए ही है। तो आप बताना कि आपको कैसे मैं हम लोग कर सकते हैं इसमें। लेकिन आपने जो बताया ना कि आपको एक प्रोडक्ट, आपने एक फील्ड में रिजल्ट मिल रहा है और एक में नहीं मिल रहा है, तो जो भी आप इसमें कर रहे हो ना, जहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, जहाँ पे नहीं मिल रहा है, वहां पे आपको है ना इसका नीमेटोड का काउंट चेक करवा लेना चाहिए। और जहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है वहां पे भी नीमेटोड का काउंट चेक करवा लेना चाहिए लैब में। तो क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना यूज करना चाहिए ना, वो निमेटोड का काउंट कितना है जमीन में, उसके ऊपर है पूरा डिपेंडेंट। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप दोनों का पहले, ऐसा हो तो मुझे भेज देना, मैं यहाँ पे टेस्ट कर लूंगा। तो फिर उससे क्या है कि आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी रहेगी। इसका काउंट चेक करने के लिए कितनी सैंपल हमें और किस तरह से कलेक्ट करना पड़ेगा? इसमें बहुत सिंपल है। जैसे आपको पता हो ना कि ये प्लांट के नीचे निमेटोड है, तो जहां पे निमेटोड है ना, वो सोइल आप मॉइस्चर हो ऐसी, उसको प्लास्टिक के प्रॉपर उसमें कवर करके, ताकि क्या बोलते हैं, हवा के साथ वो एयर टाइट कर दो बैग को, और फिर कुरियर कर देना मुझे। मैं यहाँ पे निमेटोड का टेस्ट करवा लूंगा, आपको काउंट बता दूंगा कि कितने कौन से स्टेज में निमेटोड है, वो आपको आइडिया के लिए बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में पतंजलि की जो समृद्धि योजना है उसके हमारे राज्य प्रभारी हैं मध्य प्रदेश से आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब। और आपसे निवेदन है कि जो वार्ता भाई साहब रख रहे हैं इसमें कोई हमारे ऐसे उदाहरण हों जिसमें हमने नेमेटोड से परेशानी हो या फिर उसका कंट्रोल करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हों, तो आप कृपया उन किसानों को आमंत्रित करिएगा अथवा हमारे आज के मुख्य मेहमान हमारे मुख्य अतिथि जी से वार्ता संपन्न करेगा आदरणीय। जी धन्यवाद दिनेश जी। और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सुझाव आदरणीय हमारे अजीत जी सिन्हा जी को चीफ गेस्ट महोदय का मिला है। उनका संवाद भी हुआ है कि वो उसका सैंपल रख देंगे और वो उनकी रिपोर्ट वहां पे मिल जाएगी। ये आदान प्रदान बातों का निश्चित है समाधान। यही तो युवा कार्यक्रम परिवार है कि हमारा पूरा परिवार, देश भर के किसान आपस में संवाद कर रहे हैं। वैज्ञानिक संवाद करते हैं, किसान संवाद करते हैं, समस्या का समाधान होता है। आप आदरणीय रविचंद्र मेहरा जी नर्मदापुरम से अपना संवाद कर सकते हैं हमारे चीफ जी ओम। मेरा तो ज्यादा अनुभव नहीं है, पर आदरणीय शरद भाई जी जो है इसको बहुत दिन से काम भी कर रहे हैं, और वो बार बार पूछते भी हैं, तो वो निश्चित पूछने में बहुत अच्छा रहेगा। ओम। ये आप बंद कर लें, आपके यहाँ कुत्ते ज्यादा भौंक रहे हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी आमंत्रित है। जी ओम। सदन को जो लोग हम लोग जैसे अपना जो गुलाब की कलमें तैयार करते हैं, जो क्यारी में रोपे तैयार करते हैं, उसमें नेमाटोड काफी रहता है उसमें। ओके। और वो कलमें क्या 1-2 इंच पलने के बाद फिर सूख जाती है। तो वो बहुत ज्यादा शिकायत है उसकी। फिर हम लोग जैसे गेंदा वगैरह लगाते हैं, और गेंदा से कंट्रोल करने की ऐसा जो मैरी गोल्ड है अपना, उससे उसकी जड़ों से कोशिश करते हैं उसको। लेकिन हमारे यहाँ काफी है वो नेमाटोड। गुलाब की कोई भी पौधे तैयार करने में बहुत परेशान करता है हमें। जी तो हाँ, छोटे छोटे प्लांट में क्या होता है कि निमेटोड अगर शुरुआत के स्टेज में ही छोटे प्लांट के रूट को पकड़ लेगा, तो पौधा 100% शुरुआत में ही मर जी जाएगा, क्योंकि वो पौधे को ऊपर बढ़ने ही नहीं देगा। रूट ही नहीं होगा, तो रूट पेनिट्रेट नहीं होगा, तो ऊपर पौधा बढ़ ही नहीं पाएगा। जी जी। तो बहुत ज्यादा इसकी फिर वो दिक्कत होती है। हाँ, तो इससे कैसे? आप इसमें सर कुछ नहीं है। देखो, निमेटोड को है ना धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हमने प्रोडक्ट जो बनाया है ना, वो प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, आप भी बना सकते हो।
इसमें अभी शुरुआत में आपके पास क्या लैब वगैरह या कुछ वो नहीं होता, तो मैं आपको बना के भेज दूंगा। आप मुझे बताना कि आपको कौन से एरिया में क्या समस्या है, तो फिर आप वहां पे ट्राई ले लेना। जी और जी मैंने रिजल्ट ट्राई कर लिए है और मैं श्योर हूँ कि उसका रिजल्ट है, तो 100% आपको भी मिलेगा। जी 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 ओम जी। जी धन्यवाद। सर रमेश मेहरा सर, क्या आप इसका प्रशिक्षण भी देते हैं किसानों को? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में जरूर लगे कि ज्यादा समस्या है पूरे देश में और सबको ये चीज सीखने की जरूरत लग रही है, तो उस टाइम कुछ करेंगे। जी जी सर जी। हाँ, जैसे सर के नहीं, ये मान पाली लो। हाउस में बहुत बड़ी शिकायत है सर। पॉली हाउस में पाली बहुत हाउस बड़ी में इतनी शिकायत है। बड़ी प्रॉब्लम है ये। सही बात है आपकी सर। ये प्रॉब्लम की वजह से ही हमको समाधान ढूंढना पड़ता है सर, तो इसीलिए हमने ये समाधान ढूंढा है। तो हम लोगों के पास क्या पॉली देश में हाउस भी है। 50% पाली हाउस सिर्फ नेमाटोड के कारण फेल है सही और बात है, लोगों हम को लोगों के समझ पास नहीं है आ सर, रहा। पॉली हाउस भी है हमारे पास। तो हमको कितना सीवियर प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोगों से अच्छा कौन जाने, क्योंकि हमारा खुद का है। जी जी धन्यवाद आदरणीय। और हमारे कोई किसान भाई सवाल करना चाहते हैं तो हैंड। चलिए, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन कुमार सर जी को पतंजलि पीठ से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन और हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को, प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि मेहुल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। अभिनंदन, आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। मेहुल जी आचार्य जी से अभी पिछले कोरोना समय पर मिले थे, उसी समय ही उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी और फिर विभिन्न विषयों पर बातचीत होती रही। तो जब इन्होंने मुझे अभी बताया पिछले हफ्ते कि नेमेटोड के ऊपर है, तो मुझे लगा कि एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हमने इस योगार मंच पर चर्चा भी नहीं की है। और मुझे भी लगता है कि ये समस्या एक ऐसे प्राणी के बारे में है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते भी हैं। बहुत सारे किसान इस विषय पर जानते भी नहीं हैं। तो इसलिए अनुरोध किया गया था कि मेहुल जी आए। और बहुत सुंदर आपने जो सॉल्यूशन दिए हैं। आप एक उद्यमी के रूप में काम करते हैं और आपने आपने बताया कि आप देश में भी और विदेश में भी आपके बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। तो आपके इस प्रयास से, जिससे कि आपने एक नई चीज को खोज करके एक सॉल्यूशन देने का जो प्रयास किया है, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन है इस योगाहार परिवार की तरफ से। और मुझे लगता है कि हम आने वाले समय पर जैसे जैसे हम बातचीत करेंगे, आगे करते हैं, और उन्होंने इसके माध्यम से एक नई जो चीज है वह समझ भी हमें विकसित करनी है कि हमारी, जब हम किसी दूसरी जो आपके आजकल जैसे पौधे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो पौधे तो आ जाते हैं लेकिन उसके साथ निमाटोड या अन्य चीजें, बीमारियां और हो सकता है अन्य चीजें भी जो कि उतने हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, वो भी चल करके आ जाती हैं। तो हमें इस खेती के क्षेत्र में भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि निमेटोड जैसे चीज या बीमारी जैसी किसी भी रूट स्टॉक के साथ, किसी भी पौध के साथ वो नहीं आए। उसके लिए हमें सजग रहने की जरूरत रहती है। और हमारा देश तो विविधताओं से भरा देश है। अलग अलग जलवायु क्षेत्र हैं। अलग अलग जलवायु क्षेत्र में अलग अलग तरह के जो है ना जीवाणु, या आपके जो निमेटोड कह सकते हैं, या जो आपकी बीमारियां हैं, वो भी विद्यमान रहती हैं। तो उसके साथ जब ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर उसके जो कंट्रोल करने के मैकेनिज्म है वो तो साथ नहीं आते हैं, केवल ये चीजें ही आती हैं। तो इसके लिए भी हमें ध्यानपूर्वक काम करने की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि अब जो मेहुल जी अपने तरफ से स्वयं हमारे किसानों को सहयोग देने की बातचीत कर रहे हैं और उनको अपना जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको देने का प्रयास करेंगे। तो मेहुल जी, हाँ, हमारे यहाँ अभी इस मंच में अभी कुछ किसान
जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अन्य राज्यों के और राज्यों के किसान भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनके साथ भी आने वाले समय पर जब हमारी वार्तालाप होती है तो इस विषय को भी हम ध्यान में रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस लाभ देने का प्रयास करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं भुवनेश्वर राय जी से कि उन्होंने जो करिकुलम अपना बना रखा है, जैविक खेती का जो करिकुलम है, उसमें निमेटोड जैसे विषय को भी जरूर सम्मिलित कर ले। और जहां जहां से मांग आती है, जहां जहां से लोगों के प्रश्न आते हैं या जहां से लोगों की समस्या है, किसानों की समस्या है, वहां पर सब जगह पर हम मेहुल जी के को साथ जोड़ते हुए एक वृहद रूप से उनको प्रशिक्षित करने का, उनको जानकारी देने का ऐसा भी प्रयास करेंगे। तो इस आशय के साथ कि हम आने वाले समय पर इस छोटे से जो हमारा प्राणी है निमेटोड, इसके बारे में हमारे किसान भी जागरूक हो और उस प्राणी की वजह से जो जो हानिकारक निमेटोड है उसके लक्षण को समझते हुए और जहाँ पर ज्यादा समस्या है वहां पर उसका एक ठोस निदान की तरफ लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा अपेक्षा के साथ मैं आज फिर से मेहुल जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपके व्यस्त समय के बावजूद भी आप आए और आपने हमारे साथियों को मदद के लिए, जो सहयोग के लिए आपने बात कही है। ये पूरा हमारा योगाहार परिवार आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता है और थैंक यू सर, इस थैंक तरह यू। से आपकी तरफ मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने न्यूट्रूट के इस जैविक खेती प्रशिक्षण में आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को अपना सुझाव दिया है कि इसमें शामिल कर लें, तो हमारे सभी किसानों को इसका लाभ मिल जाएगा, इसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी। और हमारे किसान भाई आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी उपस्थित हैं और वो आपसे संवाद करेंगे। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ ये बात संवाद करने का कष्ट करें। जी मेहुल जी को नमस्कार। नमस्कार आप सर। जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि जो किसान जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं और इसको ऑब्जर्व भी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले तो थोड़ा सा मुझे बहुत उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये नेमाटोड से ही ये दिक्कत आ रही है पौधे में? क्योंकि ये आंख से तो देखा नहीं जा सकता है। सही बात है। यही थोड़ा सा कुछ उसके लक्षण है कि जड़ों में थोड़ा सा वो स्वेलिंग आ जाती है या हल्का सा उसके आधार इसके पे हम इसके जो मैं समझ गया कि आप ये कहना चाह रहे हो कि पता कैसे चले कि अंदर निमेटोड है, या प्लांट में ऊपर जो भी क्या सिम्टम है जिससे थोड़ा आइडिया लगे कि रूट में निमेटोड का प्रॉब्लम है, बराबर ना? तो पहले तो मैं खाली सबके आइडिया के लिए एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक नया प्लांटेशन किया। वहां पे हमने क्या किया था कि कोई नर्सरी से जैसे ही पौधे आए ना, तो वो पौधों की जो बैग होती है, बैग में आते हैं पौधे इसके फ्रूट्स के, तो अमरूद लगाया तो उसमें पौधों को ही हमने पहले ट्रीटमेंट कर दिया और नर्सरी में से जो बैग थी, बैग को ही ट्रीटमेंट कर दिया। क्योंकि एक चीज तो श्योर है कि जहां से भी रूट स्टॉक आ रहा है वहां से निमेटोड आ रहा है, वो ही सब जगह पे फैला रहा है। तो कोई भी किसान भाई के पास कोई भी नर्सरी से पौधा आता है तो वही बैग को ही पहले आप सैनिटाइज कर दो, या फिर ऐसी प्रोडक्ट से निमेटोड या फिर कोई हार्मफुल फंगस या बैक्टीरिया है उसको साफ कर दो। तो क्या होगा कि वो जमीन में जाने के बाद वो फैलेगा नहीं, कुछ भी आया होगा तो। अपनी जमीन तो अच्छी है या फिर हम अच्छी बनाई है या फिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हार्मफुल चीज कोई दूसरे के खेत से अपने खेत में ना आ जाए, वो ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी चीज आपने बताया सिम्टम कैसे पता चले। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल उसमें ऊपर उसके कुछ लक्षण आपको है ना अलग तरह से दिखेंगे। अलग मतलब आपको जो लीफ का कलर है ना वो चेंज हुआ लगेगा, येलो कलर हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये इसमें पौधे में ग्रीनरी नहीं बन रही है। आपको लगेगा कि पौधा जो है, जो आपका कोई भी फ्रूट आ रहा है उसकी साइज नहीं बन रही है, या फिर वो जो भी फ्रूट आ रहा है वो छोटा ही और जल्दी पक जा रहा है, मैच्योर हो जा रहा है, और या तो जल्दी कलर पकड़ रहा है। तो समझ लो कि नीचे के रूट ऊपर के प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में सपोर्ट नहीं कर रहे।
तो कुछ रूट में गड़बड़ होती है, हमको ऐसा लगता है कि ऊपर ही कुछ गड़बड़ है तो हम ऊपर स्प्रे करते हैं, लेकिन गड़बड़ नीचे से शुरू होती है। तो उस टाइम हमको नीचे रूट खोद के चेक करना चाहिए। रूट में गांठें बन जाएगी नॉर्मली, ये जैसे मूंगफली हो गया या फिर सोयाबीन हो गया, उसकी गांठें होती है वो एज़ोटोबैक्टर की होती है, लेकिन इसमें जो गांठें होती है गांठें होती है निमेटोड की। तो इस वजह से ये चीज को भी डिफरेंस जानना जरूरी है कि गांठों गांठों में भी फर्क है। लेकिन गांठ होती है तो क्या वो रूट को पूरा जकड़ लेती है, तो रूट जैसे जकड़ जाएगा आगे व्हाइट रूट नहीं बढ़ेंगे। तो निमेटोड की कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं ना हम लोग, तो साथ में ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि निमेटोड के ट्रीटमेंट करने के बाद साथ साथ में रूट डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ चलाना चाहिए। जैसे हम लोग जीवामृत बनाते हैं या फिर कोई और अलग तरह का रूट के लिए कुछ भी हम लोग गाय में से गौमूत्र में से कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो चीज को भी यूज करना उस टाइम जरूरी है, ताकि रूट को स्टिमुलेट करने वाला कुछ एनर्जी मिलेगा, तो नए व्हाइट रूट भी जल्दी चालू हो जाएंगे। खाली निमेटोड को मारने की कोशिश करेंगे तो नए व्हाइट रूट भी नहीं बढ़ेंगे, तो भी पौधा शॉक में जा सकता है। तो ये दोनों पैरेलल चलाना जरूरी है, ये भी एक ध्यान रखना चाहिए। जी, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में ये मैंने देखा कि खुद मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ जो सिट्रस होता है, जो माल्टा संतरा जो होता हाँ था, हाँ वो हाँ ये नेमाटोड ने बुरी बिल्कुल मतलब उसकी वजह से पूरे खत्म हो गए, पहले जैसे दिखते हैं, और उसपे बहुत ज्यादा ये लगता है। हाँ, ये थोड़ा जानकारी मैंने भी पता की थी, वही जो आप कह रहे हैं गांठें होती हैं और वो वास्तव में होती हैं, और उसमें एक गंध जैसी भी एक सिमिलर आपका 2-3 हाँ तरह के पौधे हाँ, भी हों पूरी तो एक तभी गंध स्मेल लगभग आएगी। हाँ, यूनिफॉर्म निमेटो की एक स्मेल भी है, लेकिन वो स्मेल क्या स्मेल आती हम है। एक्सप्लेन नहीं कर सकते स्मेल को, इसीलिए जी, जो एकदम थर्ड स्टेट में निमेटोड जाता है ना, तभी उसकी स्मेल स्टार्ट होती है। अब फर्स्ट तो मैंने फिर इसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था नेमाटोड पे, तो उन्होंने वहाँ पे विस्तार से बताया भी कि वो लैब में कि इस कौन से नेमाटोड हमारे लिए घातक है, कैसे उसको पहचाने कि कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा बेनिफिशियल नहीं है। तो वहाँ पे जो मुझे मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ सदन को कि उन्होंने ये बताया, और मैं थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करके भी बताया कि वास्तव में ज़मीन में जब फंगस की कमी हो जाती है क्योंकि हमारे जो बैलेंस न्यूट्रिएंट है मिट्टी में, वो केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये नहीं है, उसमें फंगल कंटेंट भी होना चाहिए। जैविक जो हम कर रहे हैं, तो अगर फंगल कंटेंट कम है, उसका कंटेंट कम हो जाता है अगर मिट्टी में, केवल हम ऐसी खाद डालें जैसे कि जीवामृत है, तो इसमें फंगल कंटेंट बहुत कम, और जो केमिकल डालें उसमें तो बिल्कुल ही फंगल कंटेंट कम हो जाता है। तो जो हमारी खादें हैं, जैविक खादें, उसमें फंगल कंटेंट बढ़ना चाहिए। बोला उसकी वजह से, क्योंकि फंगल एक बायोलॉजिकल कंट्रोलर है नेमाटोड का, वो नेमाटोड को खा जाता है। तो इस तरह की भी मतलब क्या आपको कुछ अम, इसमें कुछ कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ये बताया, और एक एक मतलब उसका वीडियो भी है, उन्होंने बताया कि फंगल किस तरह से कंट्रोल करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया ना कि खाली निमेटोड मारने से कुछ नहीं होगा, जमीन के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी साथ साथ में बढ़ाना जरूरी है, और जमीन के अंदर इनफ ह्यूमस कंटेंट क्रिएट करने से बाकी नेचुरल चीजें अपने आप कंटेंट क्रिएट हो जाती है। तो जमीन अपनी इतनी पावरफुल है, बैक्टीरिया इतने पावरफुल है कि अगर आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाओगे या फिर ऐसी चीजें जमीन में दोगे जिससे नए व्हाइट रूट बढ़ना चालू हो जाए, तो नए व्हाइट रूट के आजू बाजू ही नए फंगस नेचुरली डेवलप होंगे। क्योंकि हम लोग उसको बूस्ट करने के लिए बाहर से कोई बैक्टीरिया डालेंगे तो भी डाल सकते हैं, जैसे हम लोग समझ लो कि निमेटोड को मारने के लिए उसके निमेटोड एंटी निमेटोड जो चीजें है उसको सपोर्ट ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बेसिलोमाइसिस ये भी करता है। तो ये भी हम लोग अगर उस टाइम रूट के साथ साथ चला सकते हैं ड्रिप में। जी, जी। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा निमेटोड आता कहाँ पे है कि जहाँ पे जमीन में ऑर्गेनिक मैटर या तो कम हुआ है, या तो फिर यहाँ पे केमिकल कंटेंट का यूज ज्यादा हुआ है, या तो फिर निमेटोड कहीं से आया हुआ है।
तो ये तीनों चीजों में निमेटोड होता है जमीन में। तो आपका कहना ये है कि हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई पौधा इंपोर्ट करते हैं या कहीं से लाते हैं तो हमें उसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए अच्छी तरह। एग्जैक्टली तो ही क्या है कि हम प्रिवेंटिव में चल पाएंगे। और हमने ऐसे प्लॉट किए हुए हैं कि जहाँ पे हम लोगों ने पहले से ट्रीटमेंट किया था, तो वो बगीचे में निमेटोड नहीं है। जी जी। जी नमस्कार सदन के सभी लोगों को आदरणीय मेरा आदरणीय बने सिंह जी का हैंड रेज है जी। आदरणीय बने सिंह जी, आप अपनी बात जी। रखिएगा आदरणीय मुख्य अतिथि जी के साथ जी। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। मुख्य अतिथि जी, मेरा ये सुझाव है कि नेमाटोड जो रोग है ये सभी फसलों में आता है, पर ये कौन से तत्व की कमी के कारण आता है, ये सुझाव दीजिए बस। नेमाटोड रोग जो है ना, ये कौन से तत्व की कमी के कारण पैदा होता है, बस ये बताइए। ये आता है, समझ लो इम्बैलेंस होता है या इसी पीएच इम्बैलेंस होता है तभी आता है। जी, आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दी। अभी आ रही आवाज? जी जी। हाँ, जमीन के अंदर जब भी या तो ह्यूमस कंटेंट या तो ऑर्गेनिक मैटर कम होता है तभी निमेटोड या ऐसी कोई भी बीमारी फैलती है। लेकिन आजकल जैसे आपको भी पता है कि हर एक चीज का एक रेजिस्टेंस आता जा रहा है। हेलो जी जी। हाँ जी, आ रही है अभी आवाज? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, तो जैसे हम सबको पता है कि निमेटोड भी आजकल स्ट्रांग होता जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि अपनी जमीन कितनी भी स्ट्रांग या कितनी भी अच्छी हो ना, तो भी हो सकता है कि निमेटोड आए। जी। तो उसके केस में हमको प्रिवेंटिव तो रहना ही है, साथ साथ में हमें कुछ ऐसी जो प्रोडक्ट हम लोग सिंथेटिकली बनाते हैं वो यूज करना इसीलिए जरूरी है कि टारगेटेड निमेटोड को मार सके। क्योंकि निमेटोड जो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, 5 साल पहले जो निमेटोड था ना, उसको कंट्रोल करने में और अभी के निमेटोड के कंट्रोल करने में काफी फर्क है। क्योंकि अभी निमेटोड भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। जी। तो इस वजह से सिर्फ हम लोग बैक्टीरिया या तो फिर खाली बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी रिलाय नहीं रह सकते। इसलिए कुछ सिंथेटिक चीज को भी अगर कहीं पे सिम्टम दिखते हैं तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए। हमने तो संतरे के बाग में नेमाटोड को कंट्रोल करने के लिए जो भस्म रहती है ना, अपना राख, कंडे की जो राख रहती है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपयोग किया, तो वो वहां पर मतलब पैदा ही नहीं हुआ नेमाटोड। हाँ, तो ऐसे कोई ऐसी चीज हो कि जिससे आपको फायदा मिला हो, ऐसी चीज मुझे लगता है कि हर एक चीज में आनी चाहिए, मतलब सबको पता लगनी चाहिए, तो ही क्या है कि उससे सस्टेनेबल सॉल्यूशन बनता है। जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी। हमारे चीफ गेस्ट महोदय से लगातार किसान सवाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और अपना संवाद हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय मेहुल जी से करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज की इस चर्चा में मैं सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं और खास तौर से मुख्य अतिथि जी ने आज जो नेमाटोड के बारे में जो जानकारी दी और उन्होंने ये बताया कि एक उद्यमी के रूप में मैं इस पे काम कर रहा हूं और आने वाले समय में इसके लिए मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके और किसानों को दूंगा और इस समय दे भी रहा हूं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और चूंकि हर एक उद्यमी का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी चीज बनाते हैं और उसको फिर अपने हिसाब से, चूंकि उनका एक व्यवसाय है और उस
चीज में तो ये कोई गलत भी नहीं है कि वो किस तरह से कर रहे हैं इसको, लेकिन ठीक है, हम किसान भाइयों के लिए ये अच्छी बात है कि कोई प्रोडक्ट इस तरह का आएगा जो स्पेशली नेमाटोड के लिए होगा। मार्केट में भी तमाम चीजें अभी भी उपलब्ध हैं, जैसे कि आपके अपने बायो पेस्टिसाइड में भी है, बट यह है कि निश्चित रूप से कुछ कहीं कम काम करता है, कहीं प्रभावी है। और मैं जब मेरा फील्ड में अनुभव है कि खासतौर से पेड़ पौधों पर ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी धान की फसल में नेमाटोड्स बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं, और चूंकि उसमें पानी पर बराबर लगा रहता है तो वहां भी किसानों को दिक्कत हुआ, लेकिन केमिकल से लोग ज्यादातर कंट्रोल करने की कोशिश की, और उस समय जब हम लोग केमिकल में काम करते थे तो उसी की समय की बात है। निश्चित रूप से जैसा कि आदरणीय पवन सर का निर्देश था कि मुख्य अतिथि जी का समय समय पर हम लोग इस पर मार्गदर्शन लेते रहेंगे, तो मेरा भी प्रयास होगा कि जहां जहां भी हम लोग की मीटिंग प्रशिक्षण चालू होने जा रहा है तो इसमें भी मैं आदरणीय मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि अगर कभी भी हम लोग को मौका मिले तो आप निश्चित रूप से समय देने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। श्योर सर, कोई बात नहीं, श्योर मैं आऊंगा, आप कभी भी बुलाओगे तो। हेलो, नमस्कार जी। आदरणीय DD शर्मा जी हमारे हिमाचल प्रदेश से है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए KYT के और वो अपना संवाद हमारे चीफ गेस्ट महोदय से करने का कष्ट करें। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मेहुल जी, ये सेब में भी काफी समस्या है, और खास करके हिमाचल प्रदेश में जो टमाटर की खेती होती है वहाँ भी ये हमारा जो नेमाटोड है उसकी समस्या आ रही है। तो मैं कुछ देरी से ये ज्वाइन किया है आज का प्रोग्राम, तो मैं अब समय भी हो गया है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना हमें मोबाइल नंबर दें और अपना एड्रेस दें, क्या प्रोडक्ट है, किस तरह का प्रोडक्ट है। तो यहाँ सेब और दूसरी सब्जियाँ में ये देखा गया है कि नेमाटोड खास करके जो हमारे पॉली हाउस है तो उसमें जो हम फसलें उगा रहे हैं उसमें ये नेमाटोड की बहुत समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना संपर्क मोबाइल नंबर वगैरह दें, कुछ बाद में हम कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। श्योर। दिनेश जी ने शेयर किया हुआ है वैसे, तो फिर से शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, दिनेश जी से ले लेंगे फिर नंबर। अभी शेयर किया है, चैट बॉक्स में डाला है नंबर। जी फिर से शेयर करें जी। और हमारे कोई किसान भाई हमारे आदरणीय मेहुल जी से बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं, आप बात कर सकते हैं। मैं आदरणीय कुलदीप उनियाल जी उत्तराखंड से सदन में उपस्थित हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो अपना संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय कुलदीप उनियाल जी। जी, ओम सर, सभी को ओम। आज का सत्र हमारा, मैं भी आज थोड़ा सा नेटवर्क ना होने के कारण थोड़ा सा लेट से जुड़ पाया, लेकिन जो सत्र था इसको मैं काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि नेमाटोड की जो समस्या है ये पूरे देश में किसानों के साथ जो है ये बहुत परेशान कर रही है ये समस्या। और ये सत्र जो है आज का बहुत महत्वपूर्ण था, जिस तरह से मैं सुन रहा था कि और जिस तरह के समाधान हमारे जो आज मुख्य अतिथि जो बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह के सत्र से काफी लाभ जो है होने वाला है, जो कि किसानों की ये आम समस्याएं हैं, जो हमारे सारे किसान हैं ये काफी इससे जो है, जैसे कि डॉक्टर DD शर्मा जी बता रहे थे कि टमाटर के किसान में से उत्तराखंड में भी जो है ये जो टमाटर के और सब्जी के जो किसान हैं उनमें उनके लिए ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है, और उनको समस्या का समाधान निकालना जो है बिना केमिकल के वो संभव नहीं हो पा रहा है। पर लेकिन इस तरह से अगर ये सत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इन सत्रों के माध्यम से हम जो है काफी किसानों को लाभान्वित जो है कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन लोगों ने आज ये सत्र में हमारे मुख्य अतिथि को जो है बुलाया है, और आगे भी आपकी सहायता से हम जो है काफी किसानों को इससे लाभ मिल सकता है। और आगे के सत्रों में भी अगर हम ज्यादा किसानों को जोड़ें और उस समय जो है ये सत्र को अगर हम आयोजित करें, और इसके लिए अलग सत्र का भी आयोजन किया जा सकता है, कि क्योंकि ये समस्या आम किसान की है,
और वो इसको बहुत गौर से सुनेगा, क्योंकि वो इससे जूझ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जिन लोगों ने ये आज आयोजन मुख्य अतिथि जी को जो है आमंत्रित किया। और मैं मुख्य अतिथि जी को भी बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय आज हमारे किसानों के लिए दिया है, और ये आगे के लिए भी उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता खोला है जी, कि हम जो है आपसे जुड़ सकें और जुड़ने से अधिक किसानों को इसको लाभ मिल सके। तो ये हम स्टेट वाइज भी हम जो है एक सत्र का आयोजन कर सकते हैं भविष्य में, अगर हमारे मुख्य अतिथि जी के अपना समय अगर दे सकेंगे तो ये है हम जो अलग अलग जो स्टेट हैं जिनमें ये समस्याएं ज्यादा हैं, तो वहाँ के किसानों के साथ जो है एक सत्र का आयोजन किया जा सकता है। जी धन्यवाद। श्योर सर, श्योर। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। अब हमारे आदरणीय रोमी राम जायसवाल जी, आप अपना सवाल करने का कष्ट करें। धन्यवाद, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं सर आज के इस विषय से थोड़ा सा हट करके पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये पिपल के पेड़ के ऊपर एक हमारी भाषा में रीण घास बोलते हैं उसको, वो पैदा हो जाता है। मैंने बहुत से बड़े बड़े पुराने जो पिपल के पेड़ होते हैं उसके ऊपर इस रीण घास से उस पेड़ को बहुत पीड़ित होते हुए देखा है, और मैं चाहता हूँ कि इस रीण घास से हम पिपल के पेड़ों को बचाने का काम कर सकें। प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें कि इसके लिए कौन सा केमिकल और कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे उसे बचाएं। हेलो जी, आदरणीय रोमी राम जी का सवाल है कि पीपल की घास पे कोई पौधा उगता है, तो मंच पर किन्हीं आदरणीयों का कोई इसमें अनुभव रहा हो तो पौधा देखने को मिलेगा क्या वीडियो उसका पौधा? मैं वीडियो दे सकता हूँ। जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं पीपल के जो बहुत पुराने हैं, जिनकी उम्र 50 साल 100 साल हो गई है, उनके ऊपर ये पेड़ ये घास पैदा हो जाता है उनकी बड़ी बड़ी पुरानी शाखों के ऊपर, और फिर वो धीरे धीरे इतना विकराल हो जाता है तो उसको सुखा देता है। ये खासकर पीपल के पेड़ पर ही होता है और कई पेड़ों के ऊपर है। मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास वीडियो नहीं है, मैं अगली बार में दिखा सकता हूँ। उसका जड़ तो जमीन में रहता है? नहीं ना, जड़ केवल वो जो पीपल के बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी उसी से निकलता है, और ये बोला जाता है कि ये जो अधिकांश इसका जो फैलाव होता है ये पक्षियों के पंजों में उसके जो बीज होते हैं वो चिपकने वाले होते हैं, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं जी, और फिर बहुत फैलता है धीरे धीरे उसे रीण घास बोलते हैं हमें कि ये रीण घास है, बहुत फैलता है सर, और उससे बहुत पुराने पेड़ नष्ट हो रहे हैं हमारे। आदरणीय रोमी जी का महत्वपूर्ण सवाल था, और सदन में अगर किसी के पास कोई सुझाव हो तो पेश कर सकते हैं। और हमारे आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी मैं अपना संवाद करना चाहते हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना संवाद। हेलो, बोलिए सर। ये अभी जो बात है निमेटोड की, इसमें एक फसल चक्र भी बहुत बड़ा रोल है। अगर फसलों का थोड़ा सा फसल चक्र अपना लिया जाए तो निमेटोड काफी कुछ कंट्रोल हो जाता है। और कुछ खास करके जो ये टमाटर है, बैंगन है, जो सोलेनेसी कुल का है ना, उनमें जो है काफी कुछ समस्या होती है और फसल चक्र काफी कुछ कंट्रोल हो जाता है। और जो नेचुरल और चीजें हैं, जैसे खास करके कहते हैं गेंदा है या कुछ इस टाइप फसलें उगाई जाएं तब भी कंट्रोल हो जाता है। तो इस टाइप की जो देसी चीजें हैं, किसान बहुत समझ नहीं पाता हमारी क्या समस्या है, ना दुकान वाला बता पाता है ना किसान समझ पाता है। इसका कोई एक पैकेज वही हो कि जिसमें दवा न डालना हो और किसान शुरुआत से हो पूरा अपनावे, चाहे बायोपेस्टिसाइड हो चाहे ऑर्गेनिक मैन्योर हो, जो भी चीजें हो शुरुआत से अगर उसको एक पैकेज दे दिया जाए तो काफी कुछ समस्या हल हो सकती है। किसान कोई निमेटोड वाला बता अलग समस्या है, इंसेक्ट वाली अलग समस्या है, फंगल डिजीज अलग समस्या है, तमाम तरीके की समस्या एक साथ जुड़ी। किसान या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती तब भी वो सिम्टम उसी टाइप के आते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाली जो स्थिति काफी कुछ रहती है, और किसान की फसल जब नुकसान हो तो वो केमिकल की तरफ भागता है, जो भी केमिकल दुकान वाला दे देता है वो केमिकल डाल देता है। हमको सबसे बड़ी समस्या है केमिकल से बचना है। केमिकल
इतना ज्यादा पड़ा, केमिकल से ही सारी समस्या, नीचे जमीन में भी समस्याएं पैदा हो रही, जो पैदा हो रही हैं। तो कुछ इस टाइप का जब कह रहे थे कि पैकेज हो नीचे से, किसान को शुरुआत से ही अगर वो मैनेज करके चले तो ये समस्या कम हो सकती है। हर चीज का अलग अलग किसान को ट्रीटमेंट नहीं पता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। आपने फसल चक्र की बात कही है डॉक्टर विनय कुमार जी ने, और आप कीटनाशक पर हमेशा सदन में आपका महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मैं उनको चाहूंगा कि वो हमारे सदन से संवाद करने का कष्ट करें। चीफ गेस्ट महोदय से अगर आपका कोई सवाल हो, अपना कोई सुझाव हो, तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय भगवान दास जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप सादर आमंत्रित हैं। जी, आदरणीय सदन को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। आज की बहुत अच्छी चर्चा है। थोड़ा मेरे मन में जिज्ञासा है कि निमेटोड क्या है, ये लोगों को सबको अच्छे से जानकारी नहीं है। तो निमेटोड कौन सी बीमारी है, क्या है, कैसा, तो इसके बाद जिससे सब लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो। आदरणीय हमारे मेहुल जी हमारे भगवान दास कुशवाहा जी का सवाल है कि आप नीमाटोड के बारे में हिंदी में कुछ उसका नाम बताने का कष्ट करें या उसके लक्षण, ताकि किसान लोग पहचान सकें कि क्या है, बीमारी कैसी है, और फिर उसका समाधान वो कर सकें। देखो, वैसे तो किसानों को नीमाटोड के बारे में, सिम्टम के बारे में जो पता रहता है कि जिसको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई तो कर ही लेते हैं कि प्रॉब्लम नीमाटोड का आया है, बराबर। अब जैसे बीच में डॉक्टर साहब ने बताया कि क्रॉप को रोटेट करना बहुत जरूरी है। तो जितना रोटेट आप करोगे क्रॉप को, जैसे हम लोग छोटी क्रॉप लेते हैं, जैसे टोमेटो है या फिर कोई कुकुम्बर ले रहा है, चिली ले रहा है, तो ऐसे क्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ों को इंटरक्रॉपिंग में लगाना चाहिए। और साथ में क्रॉप को रोटेशन जितना करेंगे उतना हर एक क्रॉप का अपना अपना नाइट्रोजन फिक्सिंग का तरीका है और नाइट्रोजन को उठाने का तरीका है। तो न्यूट्रिएंट बैलेंस भी रहता है और न्यूट्रिएंट बढ़ता भी है अगर क्रॉप रोटेट करते हैं तो। ये तो एक परमानेंट सॉल्यूशन है ही है। लेकिन उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया ना कि निमेटोड कुछ फार्म में क्रॉप रोटेट करते हैं फिर भी किसानों को हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर वो उसको कुछ ट्रीट नहीं करेंगे तो वो इतना फैल जाएगा। जैसे फ्रूट है, तो फ्रूट तो 20 साल का क्रॉप है, 25 साल का क्रॉप, तो सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजिकल चीज़ों को यूज करके। तो ऐसे केसों में मुझे लगता है कि किसानों को शॉर्ट टर्म का जो फार्मिंग है, जैसे वेजिटेबल हो गया या फिर कोई लीफी हो गया या ऐसा कोई फ्लावर वगैरह छोटे शॉर्ट टर्म के क्रॉप, उसका एक अलग साइकोलॉजी है और फ्रूट का अपना एक अलग साइकोलॉजी। तो दोनों के लिए अलग है। किसी को ये बताना जरूरी है कि कैसे उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने, आपको एक खाली आइडिया के लिए बताता हूँ कि फ्रूट में भी हम लोग इंटरक्रॉप करते हैं। हमारे नॉर्मली कैसा होता है, यूनिवर्सिटियाँ ऐसी कहती है कि 1-2 साल तक ही शुरुआत में इंटरक्रॉपिंग लिया जा सकता है फ्रूट में, फ्रूट के ऑर्चार्ड में। लेकिन हमारा एक फ्रूट ऑर्चार्ड है छत्तीसगढ़ में 8 साल पुराना, उसमें भी हम लोग इंटरक्रॉपिंग में कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरक्रॉपिंग से डबल फायदा है। एक तो किसान को कुछ मिल भी जाता है और जो जमीन में माइक्रो क्लाइमेट है वो भी बैलेंस होता है। हाँ, लेकिन ये किसान को जरूर समझाने की जरूरत है कि सिर्फ मार्केट को ध्यान में रखते हुए नहीं, जो मेन क्रॉप है उसको सपोर्ट करने वाला अगर आप जो को प्लांट लगाओगे तो ही जमीन में फायदा होगा। खाली उसमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सी फैमिली का क्रॉप है। अगर आप सेम फैमिली का क्रॉप लगाओगे तो सेम फैमिली का दूसरा क्रॉप होगा, वो भी जमीन में से वही चीजें उठाएगा जो मेन क्रॉप उठा रहा है, तो उससे भी जमीन का माइक्रो क्लाइमेट बिगड़ता है। तो ये फैमिली किसानों को ज्यादा नहीं पता होता कि कौन से क्रॉप की क्या फैमिली है। तो फैमिली बदल जाना वो भी ज्यादा जरूरी है क्रॉप रोटेट करने के टाइम। जैसे एग्जांपल दूं, ऐसे कोई किसान के क्रॉप रोटेट कर रहा है, तो कुकुम्बर कर रहा है, मस्क मेलन कर रहा है, या फिर वो जुकीनी कर रहा है या फिर वाटरमेलन कर रहा है, तो ऐसे क्रॉप तो सारे एक ही फैमिली के हैं। ये क्रॉप रोटेशन से ऊपर से नुकसान होगा।
तो क्रॉप रोटेशन करने में फैमिली बदल जाना जरूरी है, तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो नेचुरली काफी चीजों को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। और जो सर ने बताया कि निमेटोड के ऊपर ज्यादा मार्गदर्शन चाहिए, एक्चुअली निमेटोड इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना कि उसके लिए कम से कम 5-6 घंटा भी हो तो भी कम पड़ जाए अगर उसको टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि उस निमेटोड भी मैंने जैसे पहले बताया, सारे खराब निमेटोड ही नहीं है जमीन में, अच्छे निमेटोड भी है और खराब भी है। अब खराब और अच्छे में भी काफी अलग अलग तरह के हैं, तो हमको कौन से निमेटोड से प्रॉब्लम है वो हमको देखना है। तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर तो पूरी किताबें छपी है, तो इसके ऊपर काफी हो सकता है, लेकिन ये 5-10 मिनट में कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो समस्या है उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसको प्रिवेंटिव में काम कर सकते हैं, इसका ये फर्स्ट स्टेज है इसको जानने के लिए और इसमें आगे बढ़ने के लिए। हाँ, हम लोग जरूर एक काम कर सकते हैं कि पतंजलि के थ्रू एक अच्छा सा लेते हैं कि पर्टिकुलरली जिसमें मेन टाइटल निमेटोड हो, जो क्रॉप वाइज हम लोग बनाए कि जैसे हिमाचल में सर ने बताया कि वहाँ के पोलियो उसमें सेब में थोड़ा प्रॉब्लम है निमेटोड का, तो पर्टिकुलर वो दे सकते हैं ताकि वो लोग उसमें प्रिवेंटिव में कैसे काम करें, कौन सा क्रॉप लगा हुआ है तो कौन से क्रॉप से रोटेशन करने से उसको फायदा हो सकता है, ऐसा कुछ भी तैयार किया जा सकता है। जी आदरणीय, धन्यवाद। मैं चाह रहा था कि बीमारी के इस निमेटोड के लक्षण जो है और ये क्या है उसके बारे में चाह रहा था, ये तो आपने बहुत अच्छी लक्षण सर इसमें लक्षण तो एकदम सिंपल है सर, मैंने पहले बताया था कि नॉर्मली हर एक क्रॉप में अलग अलग लक्षण शुरू में दिखते हैं। कुछ प्लांट रिएक्ट करता है कि उसका फ्रूट छोटा होता है तभी जल्दी मैच्योर हो जाता है, कुछ प्लांट में क्या होता है कि लीफ पूरा येलो हो जाता है, पूरा प्लांट येलो हो जाता है। कुछ प्लांट में क्या होता है कि जो मेन स्टेम है उसके कलर हो जाता है, ऊपर का पौधा ठीक है, लीफ ठीक है, लेकिन मेन स्टेम में ये भी इसका सिम्टम है। और कभी ऐसा होता है कि आपका फ्लावरिंग आ रहा है लेकिन फ्लावरिंग सारा ड्रॉप ही होता जा रहा है, फ्लावर सेट ही नहीं हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो लगता है ऐसा है कि भाई हमको फ्लावर सेटिंग के लिए कुछ देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल लगता है हमें, तब मैं ऐसा कहता हूँ कि नीचे जमीन में देखना चाहिए, और जमीन में 2 चीज देखनी चाहिए। एक तो आप रूट देखोगे तो आपको जरूरी नहीं कि निमेटोड से ये हो रहा हो, काफी सारे ऐसे हार्मफुल फंगस भी है जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो आप रूट देखोगे तो रूट से आपको पता चल जाएगा कि कुछ फंगस डेवलप हो गई है या निमेटोड डेवलप हो गया है। तो ये दोनों चीजों के ऊपर अपने को रूट में देखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखो पतंजलि का तो लैब भी है, और कुछ इसमें निमेटोड के स्टेज को जानने के लिए, कौन सी फंगस है वो जानने के लिए, जो रूट है रूट में भी टेस्टिंग होता है कि कौन सी फंगस हार्मफुल फंगस डेवलप हो गई है, तो वो चीज भी टेस्ट की जा सकती है। तो उससे ही किसान को पता लगेगा कि मेरे फार्म में ये गड़बड़ हो गई है, इसको नेचुरली कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर कोई सिंथेटिक तरीका है या बायोलॉजिकल तरीका है उससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जब तक प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा तब तक क्या है कि आप कोई भी केमिकल या कुछ भी यूज करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। अरे डॉक्टर साहब, सब सीधे केमिकल ही बताते हैं, कोई नेचुरली वाला तो बताता ही नहीं, सब सीधे केमिकल पे पहुंच जाते। कोई भी रिकमेंडेशन जो कोई साइंटिस्ट भी करता सीधे केमिकल बताता है। यही है स्थिति नहीं है कि हम लोगों को क्रॉप वाइज एक बना सकते हैं कि निमेटोड का जिसको जिसको प्रॉब्लम है जो भी एरिया में, वो क्रॉप को अगर वो समझ लो कि वैसे एक क्रॉप करना किसान के लिए फायदेमंद है। उसका रीजन मैं ये मानता हूँ एज अ कॉमर्शियल फार्मर कि एक क्रॉप अगर किसान अच्छे से कर लेता है तो वो क्रॉप की पूरी साइकोलॉजी और उसमें से ज्यादा आउटपुट लेने का जो तरीका है वो किसान समझ पाता है। अब ये भी पॉसिबल नहीं कि किसान 10 तरह के क्रॉप को समझने जाए और उसके ऊपर उसकी ग्रिप आए, तो एक क्रॉप के ऊपर मास्टरी आ जाती है ना किसान की, तो वो कमा सकता है, वो चीज गलत नहीं है। लेकिन जो एरिया में जो किसान कुछ कर रहा है, जैसे टोमेटो का मास्टर किसान है, टोमेटो ही कर रहा है हर साल, तो उसको मुझे लगता है ये चीज हमको बतानी चाहिए कि टोमेटो के बाद क्या करना चाहिए, ताकि उसका मेन क्रॉप टोमेटो है, तो टोमेटो का जब वो सीजन लेगा तो उसके बाद क्रॉप रोटेट कौन सा करेगा ताकि उसका जो मेन क्रॉप है उसमें उसको सपोर्ट मिले। जैसे आलू का फार्मर है तो आलू का फार्मर आलू के बाद क्या लगाएगा कि ताकि उसकी मेन क्रॉप आलू है वो भी अच्छी हो।
तो वो कॉन्सेप्ट से भी हम लोग किसानों को एक ब्रोशर या ऐसा कुछ बना के जो उसका मेन क्रॉप है उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा क्रॉप रोटेशन भी हो जाएगा उससे, और उसका मेन क्रॉप भी अच्छा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो आपने जी जी सर, जैसे हमारे नर्मदापुरम में सबसे अधिक धान, मूंग और गेहूं, ये तीनों चलता है पूरे जिले भर में। यही बोई जा रही है। मूंग पहले गर्मी में मूंग बोएंगे, बारिश में धान बोएंगे और फिर गेहूं। ये लगातार मतलब 10 वर्षों से क्या 15 वर्षों से ये चीजें शुरू हो गई है। धान में कुछ समस्याएं आ रही है, इसका क्या निराकरण है सर? धान में क्या समस्या आ रही है? धान में हम लोगों का ज्यादा काम नहीं है, लेकिन कुछ मेरा इनपुट होगा तो मैं जरूर दूंगा। धान में कोई समस्या आ रही है क्या अभी? पीली पड़ जाती है। पीले पड़ने का तो काफी सारे रीजन है एक्चुअली। वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकता है, कोई फंगस डेवलप हुआ हो तो भी ऐसा हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है पीला कैसा क्या पड़ा है। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो हमारा फसल चक्र है ये उचित है या इसमें भी आगे चल के कोई परेशानी आ सकती है? परेशानी देखो, सिंगल क्रॉप पैटर्न में तो परेशानी आती है। ऐसे क्रॉप लगाना जरूरी है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करे। आप एक गेहूं लगाते हो और साथ में मूंग लगाते हो, इसीलिए 15 साल से कर पा रहे हो, क्योंकि मूंग ऐसा क्रॉप है जो आपकी जमीन में नाइट्रोजन नेचुरली फिक्स कर रहा है, इसीलिए आपको समस्या 15 साल से नहीं आई है। लेकिन जब ऐसा करोगे कि मूंग को नहीं लगाते, मूंग का रेट नहीं है, मूंग को रहने दो, खाली गेहूं करते रहते, तो ही समस्या आएगी। अरे डॉक्टर साहब केमिकल बहुत डाल रहे हैं ये लोग, इनसे पूछो कि कितनी समस्या है जो मूंग ये रोटेशन अपना रहे हैं। मैं मुंडीलाल जी बैठे हैं, जरा मूंग की स्थिति पूछो, जरा वहां पे फीडबैक लो जी। धान की भी वही स्थिति है, क्या खाने लायक है? जी ओम, साल भर में लगभग इस एरिया में 6-7 बोरी डीएपी डल जाता है और यूरिया और इससे ज्यादा फसलों में। और कीटनाशक और कीटनाशक तो बहुत भयंकर। हाँ, उसकी समस्या जो मेजर है, इसीलिए आप लोग सब समस्या, सारी समस्या वहीं से है। मैं आदरणीय मेहुल जी को बताना चाहता हूं, जैसा डॉक्टर विनय कुमार जी ने याद कराया है कि नर्मदापुरम में जब मूंग का फसल लेते हैं गर्मियों में, तो जो वहाँ जो कीटनाशक डलता है 4 बार डलता है, और उसके कोरोजिन सीधा सीधा जहर है, और उसके डालने से जो मूंग की सीधी फली पर कोरोजिन डलता है और वो उसका दाना निकाल के बाजार में जाता है, वो किसान अपने घर में मूंग नहीं रखता है, वो ट्रॉली में भरकर ही बाहर की बाहर बेचता है। क्योंकि मैं एक किसान के यहाँ गया, मैंने कहा भाई 20 किलो मूंग इसमें से मुझे दे दो, तो वो चूंकि मेरा शरद गौर है बुंडारा कला, तो उनसे चूंकि मेरा वो कृषक है, और तो उन्होंने कहा यादव जी ये मूंग आपको घर नहीं ले जाना है। मैंने कहा क्यों? बोले इसमें इतना जहर है कि ये तो हम अपने घर में भी नहीं रखते हैं। किसान इतना जहर डाल रहा है कि वो मूंग सीधा वेयर हाउस भेजता है, और वेयर हाउस मूंग जागती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों को, हमारे देशवासियों के लिए हम वो मूंग दाल के रूप में आती है, मील पर दाल बन के, और वो हम खा रहे हैं। वही मूंग शासन जो है किसानों बच्चों को दे रही है, एक एक बच्चे को 15-15 किलो मूंग दी गई है। ये मूंग, अब इस पर भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तो जैविक का प्रमाण। अरे जैविक का प्रमाण कहाँ से हो गया? मूंग होती ही नहीं है पैदा, मूंग हो रही है वो कोरोजिन डल रही है। और वो कोरोजिन मैं निरखी ग्राम रामकृष्ण रघुवंशी जी के गांव में जब मैं प्रशिक्षण देने गया, रमेश चंद्र मेहरा जी मेरे साथ में थे, अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ, वहां के गणेश प्रसाद रघुवंशी जी ने जो 72 वर्ष के थे, उन्होंने क्या कहा था, और हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी और हमारे किसान थे, उन्होंने कहा कि हमारे किसान ने मूंग की फसल काट ली, खेत खाली हो गया। खाली होने के बाद जब वो बरसात का पानी 1 महीने बाद वर्षा होगा, महीने भर बाद वर्षा होगा, वो खेत का पानी बह करके जब नाले में गया, तो जो नाले में जो पानी में मछलियां थी
वो पानी में मिलने के बाद वो सारी मछलियां मर गई। कितना जहर खेत से बह करके वो पानी, जमीन का पानी जब पानी में मिलता है, मछलियां मर जाती हैं, और उस फली पर वो क्लोरीन डली होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। उस पर गर्भवती महिलाएं जो मूंग की दाल खाती हैं, डॉक्टर मरीज से कहता है कि मूंग की दाल का पानी खाइए, मूंग की दाल खाइए, तो मर ही जाएगा, तो कहाँ बचेगा। चाहे वो गर्भवती बच्चे महिलाएं हो, चाहे हमारे गरीब बीमार भाई हो, ये स्थिति है आज जहर की। इसीलिए दैनिक युवा कार्यक्रम का लगातार संचालन हो रहा है, और 1.5 घंटे हम किसानों की और वैज्ञानिकों की आपस में चर्चा करते हैं कि आज बहुत जरूरी है हम कहीं ना कहीं अनदेखा में या अनजान में हम जहर का सेवन कर रहे हैं और लगातार बीमार हो रहे हैं। अस्पताल खोले जा रहे हैं, सरकार 100 बिस्तरों का, 200 बिस्तरों का अस्पताल लगातार खोल रही है, उसको अपना विकास बता रही है कि आज हमने फलाने शहर में मेडिकल खुलवा दिया है। अरे मेडिकल खुलवा रहे हो, इसके मेडिकल खोला ही ना जाए, जरूरत हो ही ना, आदमी बीमार ना पड़े, ऐसा उपाय किया जाए तो अति अच्छा होगा, जिसके लिए पतंजलि और हमारे जो वैज्ञानिक हैं और किसान भाई हैं लगातार संवाद कर रहे हैं, और इसका ये महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। आदरणीय अजीत कुमार जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, सादर आमंत्रित। समय भी हो गया है जी। डॉक्टर साहब इस पर चर्चा होनी चाहिए ना कि कहाँ पर कितनी समस्या है और उसका क्या हाल है। डॉक्टर साहब बतावें, या हमें पता हम बतावें, और देसी रास्ते हैं जो सिंपल रास्ते जो मैं बता रहा हूँ उनको अपनाओ। खास करके आपके नर्मदापुरम से शुरू करो अभियान, और इसका रिजल्ट आएगा। कुछ नहीं जरूरत है दवा फालतू की डाल रहे हैं लोग, सबको किसी कुछ पता नहीं है, सब आंख बंद करके दवा डाल रहे हैं। किसी दुकान वाला दवा, डॉक्टर ये लोग रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं, सीधे दवा बताते हैं। मैं तो देखा हूँ विभाग भी रिकमेंड करता है और दुकान वाला भाई। वो देसी रास्ता किसान भूल गया है, गांव में किसी कुछ पता नहीं रह गया, बस दवा जो भी गया पूरा जन ले आया डाल दे रहा है, जो भी इमिडाक्लोपिड ये सब अंट दवा डाल रहे हैं। विनय कुमार जी, सारे देश के अंदर समस्या है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर मानव मात्र को विध्वंस करने का बाजार सजा हुआ है, मौत के बाजार सजे हुए हैं, जहर के बाजार सजे हुए हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए चुनाव प्रचार की तरह हमको घर घर, गांव गांव, गली गली जाना होगा। पतंजलि के किसान सेवा समिति के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभारी चयन करके हर घर घर में एक पेम्पलेट बांट दिया जाएगा कि आप प्राकृतिक खेती करोगे तो ये फायदा होगा, और केमिकल वाली खेती करोगे तो आपको ये नुकसान होगा, ऐसा उस पर लिखित में जन जन को जगाना होगा। ये मेरा संदेश है जी। लोगों को पता नहीं, तो मुन्नीलाल जी बताए तो मैं जान पाया कि मूंग में भी 4 बार कोराजिन डाले। हमारे इधर नहीं पड़ रहा है, या होता नहीं कमर्शियली। जहाँ कमर्शियल जिस तरह आप कर रहे हैं वहाँ लोगों को पता कि अंगूर में कितना पड़ रहा, सेब वाले बता सेब में पड़ रहा है, आम हमारे यहाँ हो रहा है आम में बहुत पड़ रहा है। पहले तो यही अवेयरनेस हो कि क्या स्थिति है, लोगों को पता ही नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ। हाँ ये सही बात है। अरे डॉक्टर साहब, उस दिन से मैंने मूंग खाना बंद कर दिया, अपनी मूंग खाता हूँ। अगर हमारे घर की मूंग है, जितनी दाल है वही खाता हूँ, बाजार की मूंग ना किसी को खाने को कहता हूँ। हमें वही सीन दिख रहा है उस दिन का, ट्रॉली भरी हुई है और शरद गौर जी हमसे क्या कह रहे हैं कि ये मूंग आपको खाने लायक नहीं, मतलब अपने खाने लायक है ही नहीं मूंग। मतलब मूंग इसी प्रकार से। अब आज समय हो गया है, आगे इस पर और चर्चा होगी। जैसा हमारे डॉक्टर विनय कुमार जी ने कहा है कि हम अपना अपना किसान अनुभव बताएं कि इसका समाधान प्राकृतिक खेती के रूप में कैसे हो सकता है। प्राकृतिक खेती का मतलब है हमें बाहर से कोई चीज लाना नहीं है, हमें किसान को अपने वहीं पर अपना जो भी साधन संसाधन है, हमारी प्रकृति ने, धरती माता ने सारी चीजें दी हैं, रोग दिए हैं तो उसका उपचार भी दिया है। अगर हमने पेट दिया है तो हमने भोजन भी दिया है। ये सारी चीजें वहाँ हैं, इसका भी हम समाधान करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, आपस में किसान अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे। और मैं आज कि इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने के लिए आदरणीय दिनेश जी को पुनः आमंत्रित करता हूं कि हमारे चीफ गेस्ट महोदय, योग शिक्षक और उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाई, वैज्ञानिक जनों का सबका आभार करके और आज का इस योगार कार्यक्रम को समापन करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, बहुत सुंदर चर्चा रही, और सुंदर ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही। आदरणीय सर मेरा एक दिनेश जी। सर, मुझे आज्ञा हो तो एक मैं कुछ बोलना चाह रहा था। स्वागत है सर आप। सर ये जो जैसे कुछ जैसे फ्रांस की कंपनियां हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनने ये कोराजिन लेके आई है,
अपने को ये कोराजिन और ऐसी दवाओं पे भी अपने को सदन में बुलाना पड़ेगा। तो ये जो दवाएं हैं जो आ रही, जैसे पहले इंडोसल्फान होता था, अपने इंडिया की दवा थी, उसमें केचुए भी नहीं मरते थे और उसमें बहुत बड़े कीड़े भी नहीं मरते थे, लेकिन वो किसी बाहरी कंपनियों के दवाओं से वो दवा बंद कर दी गई और ये कोराजिन फॉरेन की फ्रांसीसी दवा आके इंडिया में धड़ल्ले से बिक रही है। तो इस चीज पे भी करना पड़ेगा, जो विदेशों में बंद हो गई है और इंडिया में चल रही है। और कुछ पुराने आज से 25 साल पहले ऐसे कारखाने जो विदेशों में बंद हो गए, वहां से व्यापारियों ने खरीद लाए और वो कारखाने अपने देश में डाल लिए। जैसे भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, वो एक कंपनी बंद थी और वहां से लाके यहाँ पे डाल लिया गया और उस कंपनी से यहाँ हजारों आदमी खत्म हो गए थे उसकी गैस से। यानी लगभग उसमें आदमी खत्म, 1 लाख परिवार उससे प्रभावित हुआ था, जिसके लिए अलग से भोपाल में हॉस्पिटल है। उस गैस के प्रभाव आज तक आ रहे हैं। इतना ज्यादा बड़ा गैस कांड था वो, जिनको उस कार्यकाल की गवर्नमेंट ने चुपचाप से भगा दिया था उनके मालिक को। वो आज तक हमारा एमपी भुगत रहा है उस चीज को। तो अपने यहाँ जो दवाएं अभी चल रही हैं, जो विदेशी दवाएं चल रही हैं, वो दवाएं यहाँ पे मतलब जो इंडियन दवाएं थे, जैसे इंडोसल्फान, इतनी अच्छी दवा थी कि वो बिल्कुल कीड़ों को मारती थी, केचुए नहीं मारती थी वो, लेकिन उस दवा को बंद कर दिया गया। आज घातक क्लोरोपाइरीफास इतना घातक है वो, लेकिन वो चल रही है क्योंकि वो फ्रांसीसी है। अमेरिकन दवाएं हैं, ये सारी चल रही हैं। तो इस पर किसका कंट्रोल है, कौन है, इस पे भी सदन को चर्चा करनी चाहिए। जी बहुत सुंदर आदरणीय शरद जी के प्रस्ताव का तालियां बजा करके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विदेश में जो जब बंद हो गई हैं और इंडिया में जो है वो चालू कर दी हैं, भारत में वो चालू कर दी, भारत को जो है जहर दे रहे हैं। बहुत सुंदर आपने सुझाव दिया, इस पर अपन चर्चा करेंगे आने वाले समय में। आज 8:41 हो गए हैं। मैं पुनः दिनेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और आज का सदन की कार्यवाही को आभार के साथ समापन करने का। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम जो वचन रखे आदरणीय यादव जी, वर्मा जी ने, शरद वर्मा जी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण रखा। असल में जो भोपाल का गैस कांड हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो वो एक जगह पे मरे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हमारे अन्न ही इस तरह से बम बनाए गए हैं कि धीरे धीरे कैंसर जैसी बीमारियों से और पता नहीं कैसी कैसी बीमारियों से ये गैस कांड, क्या केमिकल कांड घर घर में पहुंच गए हैं, रसोई रसोई में पहुंच गए हैं। और जैसे ये संवाद रहा मूंग की दाल का, बहुत ये मूंग की तो आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने सामने देखा है, लेकिन हम मूंग है और दूसरी दालें हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और समाधान जैसे डॉक्टर विनय कुमार सर ने बताया है और मेहुल जी ने बताया है कि हमें अपने आसपास और लोकेशन वाइज ही समाधान ढूंढने पड़ेंगे। और इस दिशा में जैसे नेमाटोड तो एक सूक्ष्म जीव है और उस पे कार्य उनका बहुत अच्छा चल रहा है। किसान अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इस पे कार्य कर सकते हैं। अपने लोकल में किस तरह से नियंत्रण हो, इस पे चर्चा आने वाले टाइम में होगी। और महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये भी है कि ये जो केमिकल्स का व्यापार मंडल है, इसको और अच्छे ढंग से जानना जरूरी है। नहीं तो बहुत बार हमारी वार्तालाप आदरणीय सदस्यों से हुई है कि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और हमारी चिंताएं खत्म नहीं होती हैं। तो समाधान की तरफ हम जाएं, ये सुझाव आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आज के मुख्य अतिथि जी का, साथ में सभी आदरणीय सदस्य जो जुड़े हुए हैं आज के हमारे योग शिक्षक जी का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि समय की सीमा से पार हम जा रहे हैं और इसी सीमा, इसी गति से हमें समाधान की तरफ भी जाना होगा। आदरणीय सभी सदस्यों का धन्यवाद। पतंजलि की शाखाएं, उप शाखाएं और अन्य संस्थानों से जुड़े हुए लोग, साथ में राजश्री कुशवाहा जी, अजीत कुमार सिन्हा जी, भागवत ठाकरे जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बनेश सिंह जी और दीपाश्री, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कुलदीप उनियाल जी, मेहुल मकानी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के, और आपको
को हम पुनः जल्दी सुनेंगे। मिथिलेश सिंह जी, नीलकंठ साबले जी, रामधर जी, रमेशन मेहरा जी, रंजना किनिकर जी, रूमीराम जायसवाल जी का सवाल अभी बाकी है और समाधान की दिशा में हम जाएंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी, वैशाली विनायक जी, आदरणीय विनायक कुमार